श्रीबैक की जानकारी रुद्रप्रताप की सोच से अधिक वैध थी। पृथ्वी पर उन्हें ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई? ठंडा पसीना रुद्रप्रताप की रीढ़ से बह गया, परंतु श्रीबैक बकवास करते रहे। ऐसा लगता है कि कुछ उच्च पदस्थ लोग भूल भुलैया में रुचि रखते हैं। रुचि? रुद्रप्रताप ने पूछा। हाँ, यद्यपि मुझे निश्चित नहीं है कि वे एक अंधकार में भूमिगत सुरंग क्यों चाहेंगे। ईमानदारी से कहें तो यदि डाउन रत्नों के लिए नहीं होता तो कोई भी अधोलोक में प्रवेश नहीं करता। साथ ही वहां नीचे कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आप और मेरे जैसे लोगों के लिए यह समझने योग्य है जो इस व्यवसाय से अपनी जीविका चलाते हैं, परंतु मुझे कोई विचार नहीं है कि उच्च पदस्थ लोग क्यों शामिल होना चाहेंगे। कोई नहीं जानता था कि क्या वे धनी व्यक्ति किसी चीज के पीछे थे या शुद्ध रूप से जिज्ञासा से कार्य कर रहे थे। क्या आप मेरे लिए जाकर भूल भुलैया की जांच कर सकते हैं? हमें केवल भूल भुलैया के निर्देशांकों की आवश्यकता है ताकि हम अपनी सबसे जंगली कल्पनाओं से परे धनी बन सकें, श्रीबैक ने कहा। निर्देशांक? रुद्रप्रताप ने पूछा। ये सही है, मैं तुम्हें इसके स्थान के लिए 1.5 बिलियन वॉन और मुझे वहां ले जाने के लिए एक अन्य 4 बिलियन वॉन का भुगतान करूंगा। ये कैसा लगता है? रुचि है। वे कुछ अत्यंत बड़ी संख्याएं थीं, परंतु वे रुद्रप्रताप के लिए मायने नहीं रखती थीं। वे केवल ये जानना चाहते थे कि यह जानकारी कैसे फैली थी। तथापि श्रीबैक को कोई सुराग नहीं था, क्योंकि वे केवल एक बिचौलिए थे। केवल मुझे बताएं कि क्या आप रुचि रखते हैं या नहीं। ये काम काफ़ी गोपनीय है, इसलिए मेरे ग्राहक ने प्रतिभागियों की संख्या को सीमित करने का अनुरोध किया है। आप इस काम के लिए पूर्ण हैं क्योंकि आप कुशल हैं और अकेले काम करते हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछने के लिए अपना साहस एकत्रित करने का निर्णय लिया। क्या भूल भुलैया का अनुमानित स्थान प्रकट हो चुका है? रुद्रप्रताप ने पूछा, परंतु श्रीबैक ने जोर दिया कि रुद्रप्रताप को पहले काम लेने या न लेने का निर्णय करना था। यदि यह मिशन असफल होता है तो ये परेशानीपूर्ण होगा क्योंकि बहुत सारे लोग भूल भुलैया के अस्तित्व के विषय में जान जाएंगे, रुद्रप्रताप ने नोट किया। यही कारण है कि हमें सफल होना है। यहाँ तक कि यदि हम असफल होते हैं तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? मैं बिना किसी परेशानी के पीछे से आपका समर्थन करूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, श्रीबैक ने उन्हें आश्वस्त किया। रुद्रप्रताप संदेहास्पद थे। वे जानते थे कि वे पहले व्यक्ति होंगे जिनसे श्रीबैक संबंध काट देंगे जिस क्षण कुछ गलत हुआ। तथापि उनके पास श्रीबैक की नौकरी का प्रस्ताव स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उन्हें स्पष्ट करना था कि क्या प्रश्न में भूल भुलैया उनकी अपनी थी। भूल भुलैया किस मंजिल पर स्थित है? रुद्रप्रताप ने दीर्घकाल तक विचार करने के पश्चात उत्तर दिया। श्रीबैक ने अपने पीले दांत दिखाए और धूर्तता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, 7वीं। तारांकन तारांकन तारांकन। रुद्रप्रताप को घर लौटने के पश्चात दीर्घकाल तक सोचना पड़ा। जब वे पहले से ही बेसिलिस्क राजा एनेक्स्ट से निपटने से सिरदर्द कर रहे थे तब इस अनुपस्थित भूल भुलैया के विषय में जानने का यह भयानक समय था। तथापि दोनों मामले इस बात की परवाह न करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थे। एनेक्स्ट के साथ उनका संबंध नागा की भूल भुलैया के अस्तित्व को निर्धारित करेगा, जबकि अनुपस्थित भूल भुलैया अधोलोक की लहरों को मोड़ सकती थी। रुद्रप्रताप इस दुविधा पर भौहें सिकोड़ने में सहायता नहीं कर सके। एकमात्र उद्धार ये था कि स्वामी विहीन भूल भुलैया की जांच करना एनेक्स्ट के विरुद्ध तैयारी करने जितना तात्कालिक नहीं था, जो किसी भी क्षण नागा की भूल भुलैया पर आक्रमण कर सकते थे। अधोलोक विशाल हो सकता है, परंतु हम इस भूल भुलैया की जांच करने में हमेशा के लिए समय नहीं ले सकते। मुझे विवरणों के विषय में निश्चित नहीं है, परंतु ऐसा लगता है कि हम इस काम में रुचि रखने वाले एकमात्र नहीं हैं। रुद्रप्रताप ने श्रीबैक के शब्दों को स्मरण किया और एक लंबी सांस ली। उनकी चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। भविष्य के विषय में चिंता करना कभी भी उनकी शैली नहीं थी। वे हमेशा अधिक सोचने की तुलना में कार्य करना पसंद करते थे। इस प्रकार उन्होंने अधोलोक की ओर जाने से पूर्व तीव्रता से अपना थैला और उपकरण एकत्रित किया। तत्पश्चात उन्होंने स्वामी विहीन भूल भुलैया के लिए अपनी खोज प्रारंभ की। अनगिनत परित्यक्त भूल भुलैया थीं, परंतु उनके पास उनके माध्यम से छानने की क्षमता थी। 2 सप्ताह के भीतर वे अपने प्रथम एकल अभियान में जितना लाभ कर सकते थे। यद्यपि वे इस बार एक परित्यक्त भूल भुलैया के कोई खंड नहीं खोज सके, उन्होंने इसकी भरपाई के लिए अधिक डाउन रत्न एकत्रित किए। रुद्रप्रताप डाउन रत्नों को नागा की भूल भुलैया में लाए। नागा की भूल भुलैया स्तर 4 से 5 तक उन्नत हो रही है। उन्नयन पूर्ण होने में 348 घंटे 32 मिनट और 1 सेकंड शेष। उन्नयन के लिए शेष समय रुद्रप्रताप के स्क्रीन पर झिलमिलाया जिस क्षण उन्होंने भूल भुलैया में कदम रखा। लगभग 2 सप्ताह शेष थे। चूंकि उन्होंने नवीन कर्मियों को बुलाने के लिए पर्याप्त कालकोठरी ऊर्जा एकत्रित की थी, उनकी मुख्य प्राथमिकता अपनी भूल भुलैया को विकसित करना था। मुझे इस बार नागाओं को बाहर लाने दो, उन्होंने कहा। लेस देन मैं तैयारियां करूंगा, ग्रेटर देन महेश्वर सिंह ने उत्तर दिया। नागा हाल ही में बहुत अधिक सशक्त हो गए थे। क्वांस विशेष रूप से एक घातीय वृद्धि दर दिखा चुके थे। उन्हें अभी तक नायक श्रेणी बनने का अवसर अनुभव नहीं हुआ था, परंतु वे पहले से ही शक्ति में द्वारपाल के समान थे।
रुद्र प्रताप ने उनके लिए ऐसा अवसर बनाने की योजना बनाई। लेस देन स्वामी, मैंने भूल भुलैया की रक्षा के लिए आवश्यक कुछ सैनिकों को छोड़कर सभी नागाओं को द्वार पर एकत्रित किया है। ग्रेटर देन, चलिए चलते हैं। रुद्र प्रताप अपने सिंहासन से खड़े हुए। नागाओं को अलग बताना कठिन था क्योंकि वे सभी समान दिखते थे। विभिन्न प्रकारों के बीच उल्लेखनीय अंतर थे, परंतु समान प्रकार के लगभग समान थे। तथापि क्वांस भिन्न थे। न केवल वे अपने साथी नागा योद्धाओं से एक सिर लंबे थे, बल्कि वे सभी में सबसे साहसी भी थे। इसलिए रुद्र प्रताप बहुत प्रयास के बिना क्वांस की पहचान कर सकते थे। वह मेरी अपेक्षा से अधिक सशक्त हो गया है। लेस देन जबकि आप गए थे, नागाओं ने युद्ध अनुभव एकत्रित करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त क्वांस प्रत्येक युद्ध में सम्मिलित हुए जबकि अन्य नागा रोटेशन में लड़े। ग्रेटर देन, महेश्वर सिंह ने इसे इस तरह से व्यवस्थित किया होगा जब उन्होंने अनुभव किया कि रुद्र प्रताप क्वांस पर नजर रख रहे थे। उनके प्रयासों का फल मिला क्योंकि क्वांस स्पष्ट रूप से नागा द्वारपाल से अधिक सशक्त हो गए थे। क्वांस, रुद्र प्रताप ने पुकारा। नागा आगे बढ़े और रुद्र प्रताप को प्रणाम किया जब उत्तरार्ध ने महान प्रशंसा के साथ उनका नाम पुकारा। अन्य नागा क्वांस के पीछे खड़े हुए और अपने स्वामी को सम्मान से प्रणाम किया। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 नागा योद्धा हैं और प्रत्येक एक जादूगर और पुजारी हैं। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह से पूछा। लेस देन जी, ये हमारी सेना का लगभग 40% है, ड्रैकन को छोड़कर। तो सावधान रहने का प्रयास करें स्वामी, ग्रेटर देन महेश्वर सिंह ने उत्तर दिया। रुद्र प्रताप अचानक अपनी और एनेक्स्ट की भूल भुलैया के बीच शक्ति में अंतर की कल्पना कर सकते थे। यह 142 बेसिलिस्क और 2 नायक श्रेणी की इकाइयों की तुलना में दयनीय था जिनका एनेक्स्ट नेतृत्व करते थे। ओटेहागा, मैं तुम्हारे जाने के दौरान भूल भुलैया की रक्षा तुम पर छोड़ता हूँ। इसे मुझ पर छोड़ दो, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। ओटेहागा ने घमंड किया। हमेशा की तरह ड्रैकन यहाँ तक कि एक अधोलोक ड्यूक से भी अधिक गर्वित था। अच्छा, अब मार्ग दिखाओ रिक्षाशा। अंडर एल्फ चुपचाप अंधकार से उभरी और मार्ग दिखाया जबकि रुद्र प्रताप और उनके नागा पीछे चले। उन्हें दीर्घकाल तक कोई प्राणी नहीं मिला क्योंकि नागा नियमित रूप से भूल भुलैया के बाहरी इलाकों में गश्त कर रहे थे, अपने मार्ग में सब कुछ साफ कर रहे थे। यह एक बिंदु पर आ गया जहां रुद्र प्रताप को रिक्षाशा से एक अंडर प्राणी को ट्रैक करने के लिए कहना पड़ा। मुझे मिल गया। रिक्षाशा ने किसी प्रकार अपेक्षाकृत शीघ्रता से ऐसे एक प्राणी के निशानों का पता लगाया। तथापि एक पकड़ थी। उसने एक मेगा प्राणी के निशान पाए थे जो आसपास पर शासन करता था। यह एक हिंसक और क्रूर प्राणी है जो 2 भूल भुलैयों की सीमाओं के बीच इस समय तक जीवित रहा है। यदि आप चाहें तो आपका यह विनम्र सेवक इस प्राणी के निशानों का अनुसरण करेगा, रिक्षाशा ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ सलाह दी जब रुद्र प्रताप ने एक क्षण के लिए विचार किया। ये प्राणी बेसिलिस्क की तुलना में कितना सशक्त है? आपके विनम्र दास के पास दोनों की तुलना करने की अंतर्दृष्टि नहीं है। तथापि बेसिलिस्क के लिए अपने क्षेत्र में इतने खतरनाक प्राणी को अकेला छोड़ने का एक कारण अवश्य होना चाहिए। आवश्यक सावधानियां बरतें मेरे राजा। रिक्षाशा का एक बिंदु था। प्राणी बिल्कुल भी नहीं हिला था यहाँ तक कि जब नागा भूल भुलैया के बाहरी इलाकों को साफ करने के प्रयास में कोलाहल कर रहे थे। यदि नागाओं की उपस्थिति ने इसके अस्तित्व को धमकी दी होती तो इसने अपना घोंसला स्थानांतरित किया होता। दूसरे शब्दों में, नागा इस विशाल प्राणी से निपटने में असमर्थ थे। आइए जारी रखें। तथापि रुद्र प्रताप प्राणी को खोजने के लिए उत्सुक थे क्योंकि वे क्वांस के लिए एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी की खोज कर रहे थे। उन्हें तुच्छ प्राणियों के विरुद्ध खड़ा करना उनमें कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं करेगा, इसलिए रुद्र प्रताप ने जुआ खेलने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त वे उच्चतम श्रेणी का डाउन रत्न प्राप्त कर सकते थे जिसके विषय में अफवाह थी कि इसमें रहस्यमय शक्तियां हैं यदि वे प्राणी का सफलतापूर्वक शिकार कर सकते थे। रुद्र प्रताप वर्तमान में 9वीं मंजिल पर थे जहां अधोलोक के कुछ सबसे सशक्त और हिंसक प्राणी रहते थे। यदि उनमें से कोई एक उच्चतम श्रेणी का डाउन रत्न रखता हो तो यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। मैं अपनी किस्मत आजमाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं इस प्राणी को अधीन करूंगा चाहे जो भी हो। जैसा आप चाहें मेरे राजा। रिक्षाशा ने अनेक बार आपत्ति की, परंतु उसके पास रुद्र प्रताप को देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। महेश्वर सिंह के विपरीत, जो उनकी विश्वसनीय सलाहकार थी, अंडर एल्फ केवल एक भाड़े की सैनिक थी। इसका अर्थ यह नहीं था कि रुद्र प्रताप ने रिक्षाशा की सलाह को पुनर्तः स्वीकार कर दिया था। अपने शस्त्र तैयार करो। क्वांस अग्रिम पंक्ति में, जादूगर और पुजारी केंद्र में रहेंगे, शेष पीछे से समर्थन करेंगे। रुद्र प्रताप ने एक घात के विरुद्ध तैयारी के लिए युद्ध गठन को पुनर्गठित किया। उनकी आंखें चमकदार नीली चमकीं। प्राणी बहुत दूर नहीं है, रिक्षाशा ने कहा, जमीन पर विशाल पदचिह्न से आंकते हुए, जो क्वांस के सिर जितना बड़ा था। प्राणी कम से कम नरक मकड़ी के आकार का 2 गुना था। कोई नहीं जानता था कि ऐसा विशाल प्राणी संकीर्ण भूमिगत मार्गों के माध्यम से कैसे घूम सकता था। क्या आपको कोई विचार है कि यह प्राणी क्या है? रुद्र प्रताप ने एक पदचिह्न की ओर इशारा किया जिसने प्राणी के पैर पर 4 उस्त्रा तेज पंजे पकड़े थे।
रिक्शाशा ने सिर हिलाया। मुझे निश्चित नहीं है, परंतु मेरा मानना है कि यह प्राणी शक्ति में ओटेहगा के समान है। क्या यह ऐसा है? मुझे लगता है कि हमें पता लगाने के लिए एक नज़र डालनी होगी। रिक्शाशा ने अभी अभी अपना नेविगेशन पुनः प्रारंभ किया था जब रक्त की गंध हवा के माध्यम से बह गई। मुझे रक्त की गंध आ रही है। रुद्र प्रताप ने बाहें सिकुड़ी जब अंडयाल्फ ने परे अंधकार की ओर इशारा किया। रक्त हर जगह छिटका हुआ था और अज्ञात मांस और हड्डियों के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए थे। ये प्राणी सबसे स्वच्छ नहीं है, उन्होंने पत्थर ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कहा। फर्श पर हड्डियों के असाधारण आकार ने संकेत दिया कि यह शिकारी कितना हिंसक और विशाल था। रुद्र प्रताप को पहले से ही इस राक्षस को कैसे हराया जाए इसके विषय में सोचकर सिरदर्द हो रहा था। स्वामी, ये पीछे मुड़ने का आपका अंतिम अवसर है, कृपया पुनर्विचार करें। रिक्शाशा ने अपने स्वामी से विनती की। प्रतीत होता है कि प्राणी की उपस्थिति से अभिभूत। रुद्र प्रताप ने कठोरता से सिर हिलाया। वे बेसिलिस्क राजा को कैसे चुनौती दे सकते थे यदि वे एक भटकते प्राणी को भी अधीन नहीं कर सकते थे? वे क्वांस के लिए सही प्रोत्साहन खोजने के लिए अतिरिक्त मील जाने के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि एक सशक्त प्रतिद्वंद्वी से लड़ना वह उत्तर हो सकता है जिसकी वे खोज कर रहे थे। रिक्शाशा ने इस बिंदु से अपना मुंह बंद रखा। उसने रुकने या दिशा बदलने के लिए कभी कभार संकेत दिए, परंतु अन्यथा नहीं बोली। केवल उसकी चिंतित अभिव्यक्ति को देखना था, यह बताने के लिए कि उसकी नसें किनारे पर थीं। वास्तव में रुद्र प्रताप और उनके नागा भी सहज रूप से अनुभव कर सकते थे कि वे प्राणी के क्षेत्र में कदम रख चुके थे। यद्यपि प्राणी ने अच्छी तरह से छिपाया था, यह अपनी कपटपूर्ण आभा को छिपा नहीं सका। रुद्र प्रताप ने अनुमान लगाया कि यह उनसे बहुत दूर नहीं था। दीर्घकाल तक चलने के पश्चात रिक्शाशा अचानक रुक गई। रिक्शाशा! रुद्र प्रताप ने नोटिस किया कि कुछ गलत था और दबे हुए स्वर में पुकारा। अंडर एल्फ धीरे धीरे मुड़ी, कहते हुए, मेरे स्वामी। रिक्शाशा! रुद्र प्रताप ने पूछा। रिक्शाशा की पहले से ही पीली त्वचा और भी अधिक पीली हो गई थी। उसने धीरे धीरे और महान कठिनाई के साथ कहा, एक से अधिक है। रुद्र प्रताप का चेहरा कठोर हो गया जब उन्होंने अनुभव किया कि वह मामूली रूप से कांप रही थी। उसी क्षण एक संदेश प्रकट हुआ। परजीवी ने खतरे को अनुभव किया है। परजीवी ने एक अदृश्य शत्रु का पता लगाया है। क्षमता, दानव की दृष्टि अस्थायी रूप से सक्रिय हो गई है। अपनी आंखों में जलती हुई पीड़ा के साथ रुद्र प्रताप अचानक अंधकार में स्पष्ट रूप से देख सकते थे, यद्यपि धीमी गति में। उन्होंने रिक्शाशा को अपना मुंह खोलने और बंद करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। वह कुछ चिल्ला रही प्रतीत हुई, परंतु वे उसे बिल्कुल भी नहीं सुन सके। असुविधाजनक विदेशी संवेदना ने रुद्र प्रताप को भौहें सिकोड़ने पर विवश किया। उसी क्षण उन्होंने नोटिस किया कि रिक्शाशा के पीछे का स्थान थोड़ा विकृत था। वक्र विस्तारित हुए और अंततः एक विशाल पशु की रूपरेखा को प्रकट किया। ये लाल फर में ढके एक शिकारी का था जिसे रक्त तेंदुआ कहा जाता था। रुद्र प्रताप ने सोचा कि वे इस विशाल प्राणी को क्यों नोटिस करने में सक्षम नहीं थे जो लगभग संपूर्ण मार्ग पर कब्जा कर रहा था। चीजों को और भी बदतर बनाने के लिए उनमें से दो थे, एक रिक्शाशा के पीछे और एक नागा जादूगर के बगल में। शिकारी अपने विशाल आकार के बावजूद चपलता से और चुपचाप अपने शिकार की ओर रेंग रहे थे। उनके जबड़े चौड़े खुल गए क्योंकि उन्होंने रिक्शाशा और नागा जादूगर के सिरों को काटने का प्रयास किया। रिक्शाशा और जादूगर दोनों अभी भी लक्ष्यहीन रूप से चारों ओर देख रहे थे, मानो उन्होंने रक्त तेंदुओं की उपस्थिति को नोटिस नहीं किया हो। शिंग! एक चाकू को इसकी म्यान से निकाले जाने की ध्वनि के साथ रुद्र प्रताप रिक्शाशा के ठीक सामने के स्थान में पलक झपकाए। धीमा संसार अंततः सामान्य हो गया जब उनके कानों में मंद ध्वनि कम हुई। भाग जाओ! रिक्शाशा ने अपने स्वामी को चेतावनी देने का प्रयास किया, उसके निकट आते विशाल जबड़ों की जोड़ी को नोटिस नहीं किया। रुद्र प्रताप ने तीव्रता से उसे कमर से पकड़ा और अपना चाकू मजबूती से पकड़ा। क्या औक! एक चीख मार्ग में गूंजी जब रुद्र प्रताप के चाकू ने रक्त तेंदुए के जबड़े को काटा, इसे लंबवत विभाजित करते हुए। कीक! उसी समय नागा जादूगर जिसे वे रक्षा करने में विफल रहे थे, ने एक चीख निकाली। दानव की दृष्टि का प्रभाव समाप्त हो गया है। परजीवी अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः भरने के लिए सुप्तावस्था में प्रवेश कर गया है। युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध अधिसूचना थोड़ी देर से पहुंची। रिक्शाशा ने संघर्ष करना छोड़ दिया और स्तब्धता में अपने स्वामी को घूरा। ईमानदारी से कहें तो वह रुद्र प्रताप के प्रति वास्तव में वफादार नहीं थी। उन्होंने मुश्किल से एक साथ कोई समय बिताया था, विशेष रूप से चूंकि उनकी सलाहकार ने निरंतर अंडरएल्फ पर अपनी नज़र रखी थी। फिर भी वह चाहती थी कि कम से कम रुद्र प्रताप इस स्थान से सुरक्षित रूप से बच जाएं। शायद यह इसलिए था क्योंकि वे अन्य भूल-भुलैया स्वामियों की तुलना में उसके अधिक समान दिखते थे, या शायद यह उनके उदासीन फिर भी देखभाल करने वाले व्यवहार के कारण था। उसने अपने पूरे बल से अपना मुंह खोलने के लिए संघर्ष किया। भाग जाओ! तथापि उसके स्वामी कहीं नहीं दिखाई दिए। क्या औक! इससे पूर्व की वह स्थिति की अच्छी समझ प्राप्त कर पाती, उसने अपने पीछे एक भयावह चीख सुनी और अनुभव किया कि एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा गया।
कीक। उसने नागा जादूगर को भी फर्श पर गिरते हुए देखा, इसका शरीर आधे में मुड़ा हुआ जबकि रक्त इसके घावों से उछला। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। वह अपने होश में आई जैसे ही उसने अपने पीछे से गर्जना सुनी। क्वांस। हाँ। न तो रुद्र प्रताप का स्वर न ही नागा योद्धा की विशेषता वाली चीख कांपी। क्या? क्वांस ने रक्त तेंदुए की खोपड़ी को अपने विशाल शस्त्र से कुचला, जिससे रक्त तेंदुआ चीखा और नागा जादूगर को अपने जबड़ों से मुक्त कर दिया। वेनाडला कुम। नागा पुजारी ने जादूगर की रक्तरंजित कमर को दोनों हाथों से पकड़ा और एक मंत्र का उच्चारण किया। मैं एक से निपटूंगा, मुझे कुछ समय खरीदो किसी भी तरह से। रिक्षाशा ने अनुभव किया कि इस युद्ध में अभी तक किसी ने हार नहीं मानी थी, रुद्र प्रताप की आंखों में नीली किरण की झिलमिलाहट को देखकर। क्या औक! रक्त तेंदुओं की चीखें और नागाओं की गर्जनाएं युद्धभूमि पर गूंजीं। आपने 2 रक्त तेंदुओं को हराया है, अधोलोक के हिंसक और उग्र शिकारी। इसके अतिरिक्त आपने इन भयावह प्राणियों को बिना कोई क्षति झेले अधीन किया। यह उल्लेखनीय उपलब्धि इतिहास में दर्ज होगी। नागा आपके साहस की प्रशंसा करते हैं। आपका करिश्मा तेजी से बढ़ गया है। नागा योद्धा अधिक बहादुर और सशक्त हो गए हैं। वे अब कुशल हैं। यह एक अत्यधिक थकाऊ युद्ध था। अपनी सारी ऊर्जा समाप्त कर चुके रुद्र प्रताप फर्श पर गिर गए। वे रक्त से ढके हुए थे, जो रक्त तेंदुए के उस्त्रा तेज पंजों द्वारा लगाए गए घावों से रिस रहा था। तथापि उन्हें अपने प्रयासों के लिए उदारता से पुरस्कृत किया गया था। क्वांस एक नायक श्रेणी नागा योद्धा में विकसित हो गए हैं। नागा जादूगर निम्न श्रेणी से मध्यवर्ती श्रेणी में विकसित हो गया है। यह अब अपने प्रतिद्वंद्वियों को नष्ट करने के लिए अधिक विविध और शक्तिशाली मंत्र डाल सकता है। नागा पुजारी निम्न श्रेणी से मध्यवर्ती श्रेणी में विकसित हो गया है। यह अब चमत्कारिक रूप से अपने साथियों को मृत्यु के कगार से पुनर्जीवित कर सकता है। नागा जादूगर और पुजारी की अपनी आंखों में भिन्न दृष्टि थी। इसके अतिरिक्त क्वांस एक शानदार प्रकाश के घूंघट से घिरे हुए थे, एक नायक श्रेणी इकाई के अनुरूप। रिक्षाशा, अंडर एल्फ जो केवल आश्रय खोजने के लिए आप पर निर्भर थी, वास्तव में आपकी विजय पर चकित है। उसने एक खानाबदोश होना छोड़ने और इसके स्थान पर भूल भुलैया के एक सच्चे सदस्य के रूप में बसने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व की संदेश भी समाप्त हो पाता, रिक्षाशा रुद्र प्रताप के पास पहुंची और निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए जमीन पर लेट गई। आपकी विनम्र सेविका अपना संपूर्ण जीवन अपने स्वामी को समर्पित करेगी। कृपया इस दासी को कम से कम आपके पैरों के सामने लेटने की अनुमति दे ताकि वह आपके दिव्य प्रकाश को देख सके। रिक्षाशा ने आपके प्रति निष्ठा की शपथ ली है। आपको अब उसे डाउन रत्नों का भुगतान नहीं करना होगा। वह नागा की भूल भुलैया की एक विश्वसनीय गश्तीकर्ता बन जाएगी। रुद्र प्रताप ने उसकी उत्सुक दृष्टि देखी और सिर हिलाया। तत्पश्चात उन्होंने अनुभव किया कि क्वांस ने भी अपना परिवर्तन समाप्त कर लिया था। क्वांस अब एक औसत नागा योद्धा नहीं हैं। वे अब एक नायक श्रेणी योद्धा हैं, किसी भी अन्य योद्धाओं से अधिक सशक्त। उनकी शक्ति, सहनशक्ति और चपलता पर्याप्त रूप से बढ़ गई है। क्वांस, जो अब नागा द्वारपाल जितने विशाल थे, ने अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए एक गर्जना निकाली। मेरे राजा! रुद्र प्रताप के आश्चर्य के लिए क्वांस बोलना प्रारंभ किया। नागा के स्वर का स्वर उसकी खुरदरी उपस्थिति जितना कच्चा था, परंतु इसमें अपने स्वामी के लिए वास्तविक सम्मान था। रुद्र प्रताप मुस्कुराने में सहायता नहीं कर सके। रुद्र प्रताप ने बाधाओं के बावजूद पुनः एक अद्भुत विजय प्राप्त की है। वे एक औसत कमांडर से एक साहसी कमांडर में विकसित हो गए हैं। रुद्र प्रताप और नागा की भूल भुलैया ने रक्त तेंदुओं को हराया है, जिनसे यहाँ तक कि बेसिलिस भी निपट नहीं सके। उनकी प्रतिष्ठा भूल भुलैयों के सभी कोनों में फैल रही है। भूल भुलैया के बार में अधिक आगंतुक होंगे। रुद्र प्रताप अंतिम संदेश पर दीर्घकाल तक रुके रहे, इससे पूर्व की फर्श से उठें। उन्होंने आदेश दिया, रक्त तेंदुओं के शवों को ले लो। हम भूल भुलैया में वापस डाउन रत्न निकालेंगे। जैसा आप चाहें मेरे राजा, क्वांस ने उत्तर दिया। लेस देन स्वामी, ग्रेटर देन। पृथ्वी पर क्या? महेश्वर सिंह और ओटेहागा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सके जब उन्होंने रक्त तेंदुए के शव को संपूर्ण मार्ग पर कब्जा करते हुए देखा। हमने अप्रत्याशित रूप से मार्ग में इन कमीनों का सामना किया, रुद्र प्रताप ने कहा। लेस देन, परंतु फिर भी। ग्रेटर देन। महेश्वर सिंह अभी भी स्तब्ध थे। एक और है, ओटेहागा ने उद्गार व्यक्त किया। एक अन्य रक्त तेंदुए का शव मुश्किल से विस्तृत द्वार से गुजरा। ओटेहागा इस तथ्य पर भय से हाँफा कि रुद्र प्रताप ने एक नहीं, बल्कि इन राक्षसी प्राणियों में से 2 को पकड़ा था। हम मुश्किल से बाहर निकले, रुद्र प्रताप ने कहा। वे मजाक नहीं कर रहे थे। यदि रक्त तेंदुए का विशाल शरीर मार्ग में फंसा नहीं होता तो अनेक और अधिक नागा अपनी जान गंवा देते। सोचने के लिए कि मैंने इस कमीने के कारण इतना कष्ट झेला। ओटेहागा ने उद्गार व्यक्त किया। वह रक्त तेंदुए को पहचानता प्रतीत हुआ। ये सुनना रोचक होगा कि कैसे रक्त तेंदुए ने गर्वित ड्रैकन को परेशान किया था, परंतु रुद्र प्रताप ने इसे अगली बार तक स्थगित करने का निर्णय लिया। वे किसी भी अन्य चीज़ के विषय में सोचने के लिए अत्यधिक थके हुए थे। इसके बावजूद महेश्वर सिंह और ओटेहागा ने उन्हें अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। आपने ये कैसे किया? मैंने केवल एक का सामना किया और
अपने 1/3 अधीनस्थों को खो दिया। ये कठिन नहीं होता यदि हमने निष्पक्ष रूप से लड़ाई की होती, परंतु ये कमीना बस अत्यधिक चुपके वाला था। लेस देन स्वामी, आपको स्वयं को इस तरह खतरे में नहीं डालना चाहिए था। भूल-भुलैया का उन्नयन शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। ग्रेटर दैन ओटेहागा स्वयं को न्यायसंगत ठहराने के प्रयास में बकवास करता रहा, जबकि महेश्वर सिंह राक्षस से भयभीत होकर निरंतर रुद्र प्रताप के विषय में चिंतित रहे। उन दोनों ने बात करना बंद करने से इनकार कर दिया। इसे काटो, मैं बाद में समझाऊंगा, आइए पहले रक्त तेंदुए के शव से निपटें। रुद्र प्रताप ने यहाँ तक कि डाउन रत्न निकाले बिना संपूर्ण शव साथ लाया था, क्योंकि वे कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इसका मोटा चमड़ा, तेज दांत और पंजे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जा सकते थे। महेश्वर सिंह ने तुरंत बात करना बंद कर दिया और नागा कार्यकर्ताओं को बुलाया। लेस देन स्वामी, हमें शव से एक शीर्ष श्रेणी का डाउन रत्न मिला। ग्रेटर देन उन्होंने एक महान कोलाहल किया जब नागा कार्यकर्ताओं ने रक्त तेंदुए के कठोर चमड़े को काटने के पश्चात एक बड़ा डाउन रत्न निकाला। तो रक्त तेंदुए के पास वास्तव में एक डाउन रत्न था। रुद्र प्रताप शीर्ष श्रेणी के डाउन रत्न पर विस्मय में हाँफने में सहायता नहीं कर सके, जो एक वयस्क मुट्ठी के आकार का था। इसका रंग और चमक केवल इस संसार से बाहर था। डाउन रत्न गर्म था, यद्यपि यह एक ठंडे शव से ताज़ा लिया गया था। उनकी स्क्रीन पर एक संदेश प्रकट हुआ जिस क्षण उन्होंने मूल्यवान पत्थर को पकड़ा। आपने रक्त तेंदुए का हृदय शीर्ष श्रेणी डाउन रत्न प्राप्त किया है। इस रत्न में रक्त तेंदुए की शक्ति है, जो अनगिनत शिकारों पर संचित हुई है। एक बार रत्न को संसाधित करने के पश्चात आप इसकी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम हो सकते हैं। अभी के लिए ये कालकोठरी ऊर्जा से समृद्ध केवल एक आभूषण है। आपको रक्त तेंदुए के हृदय की शक्ति का अध्ययन करने के लिए एक फौज और प्रयोगशाला की आवश्यकता है। बिना संकोच के रुद्र प्रताप ने 100 कालकोठरी ऊर्जा निवेश की और नागा कार्यकर्ताओं को तुरंत फौज और प्रयोगशाला का निर्माण प्रारंभ करने का निर्देश दिया। भूल-भुलैया के उन्नयन की पूर्णता तक लगभग 10 दिन शेष थे। नागा भूल-भुलैया का युद्ध काल। रक्त तेंदुए के विरुद्ध हुए भीषण युद्ध के पश्चात नागा भूल-भुलैया ने स्वयं को एक निर्णायक महासंग्राम के लिए पुनर्तः तैयार कर लिया था। अब रुद्र प्रताप की सेना पहले से कहीं अधिक सुदृढ़, संगठित और भयावह हो चुकी थी। न केवल कांतदेव, जो नागाओं का प्रधान जादूविद था, और नाग पुरोहित ने अपनी शक्तियों में गुणात्मक विकास प्राप्त किया था, बल्कि शेष नागा योद्धा भी निरंतर युद्धाभ्यास और रक्तरंजित अनुभवों के कारण श्रेष्ठ सैनिकों में परिवर्तित हो चुके थे। इसके अतिरिक्त पूरी भूल-भुलैया के गलियारों, द्वारों और छाया में कोनों में ऐसी घातक यांत्रिक और जादुई फंदों की रचना कर दी गई थी, जो किसी भी बेसिलिस्क आक्रमण को प्रारंभ में ही कुचल देने में सक्षम थीं। फिर भी रुद्र प्रताप के मन में एक अजीब सी आशंका लगातार करवटें बदल रही थी। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, उसने मन ही मन स्वीकार किया। यदि केवल आधे वर्ष में सिंहासन पर आरूढ़ होने के बाद नागा भूल-भुलैया इस स्तर तक विकसित हो सकती थी, तो वह ये कल्पना करने से भी कांप उठता था कि नागराज अनंतेश पूर्व में एनाक्सटस की भूल-भुलैया अब किस भयावह उत्कर्ष पर पहुंच चुकी होगी। दिन भर में वह बार बार भूल-भुलैया के उन्नयन की शेष अवधि को जांचता रहा। नागा भूल-भुलैया स्तर 4 से स्तर 5 में उन्नत हो रही है। शेष समय 122 घंटे 14 मिनट 59 सेकंड। 5 दिन, बस 5 दिन। उसने स्वयं को ढाढ़स दिया, किंतु ये भी भली भांति जानता था कि इन 5 दिनों में यदि अनंतेश ने आक्रमण का निर्णय ले लिया तो ये काल सबसे अधिक संवेदनशील और घातक सिद्ध होगा। उसी समय उसकी विश्वस्त योद्धा रिक्षाशा ने गंभीर स्वर में सूचना दी। महाराज, अनंतेश की भूल-भुलैया में हाल के दिनों में असामान्य हलचल देखी गई है। कई बेसिलिस्क सैनिक सीमांत क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। ये स्पष्ट संकेत है कि युद्ध निकट है। अब ओर्तेहागा की कूटनीतिक अभिनय नीति पर निर्भर रहना संभव नहीं था। सावधान और क्रूर नागराज अनंतेश स्पष्टतः युद्ध का मन बना चुका था। यद्यपि संख्या में वे बहुत कम थे, किंतु पराजय उनके लिए विकल्प नहीं थी। एकमात्र संतोषजनक तथ्य यह था कि रक्त तेंदुए के युद्ध के बाद से नागा भूल-भुलैया में आगंतुकों की संख्या बढ़ गई थी। उसी क्षण भूल-भुलैया प्रबंधक महेश्वर सिंह ने मानसिक संपर्क स्थापित किया। लेस देन महाराज, सराय में फिर से आगंतुक आए हैं। ग्रेटर दैन। रुद्र प्रताप उठ खड़ा हुआ और उसके वाक्य पूर्ण होने से पूर्व ही बोला, इस बार कौन है? कोई उपयोगी प्रतीत होता है या फिर वही दिखावटी भाड़े के सैनिक? महेश्वर सिंह ने संक्षिप्त उत्तर दिया, लेस देन पहली दृष्टि में तो संभावनाएं प्रतीत होती हैं, किंतु युद्ध क्षमता का निर्णय आप स्वयं ही कर पाएंगे। ग्रेटर दैन। अतः रुद्र प्रताप स्वयं सराय की ओर बढ़ा। रिक्षाशा भी उसके साथ चल पड़ी, क्योंकि उसका अधोलोक का अनुभव किसी भी प्राणी की पहचान में सहायक सिद्ध हो सकता था। सराय का द्वार खुलते ही उनके समक्ष 2 विचित्र प्राणी उपस्थित थे। न पूरी तरह मानव, न पूर्ण पशु। एक पुरुष लायकन जाति से था, मानव देह पर भेड़िए का मुख। दूसरी एक फैलिन स्त्री, जिसके शरीर की बनावट मानव सी थी, परंतु उसके सिर पर बड़ी बड़ी बिल्ली जैसी कान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। दोनों ने झुककर नतमस्तक होकर प्रणाम किया। रिक्षाशा ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, ये बीस्ट फोक हैं।
क्या ये हमारे काम के हो सकते हैं? रुद्र प्रताप ने पूछा। रिक्शाशा ने बिना लाग लपेट उत्तर दिया, लायकन उपयोगी हो सकता है, किंतु फैलिन पुनर्तः निरर्थक है। रुद्र प्रताप क्षण भर चौंका, किंतु जब उसने लायकन की ओर देखा तो उसकी आंखों में रुचि जाग उठी। लायकन आगे बढ़ा और स्वयं को प्रस्तुत करते हुए बोला, मेरा नाम वीरेंद्र है। यदि आप मुझे स्वीकार करें तो मैं अपना तन मन प्राण आपकी सेवा में समर्पित कर दूंगा। महेश्वर सिंह, रुद्र प्रताप ने आदेश दिया, इसे कांत देव के पास ले जाओ, इसकी शक्ति की जांच कराओ और भुगतान सुनिश्चित करो। लायकन बार बार नतमस्तक होता हुआ वहां से चला गया। अब रुद्र प्रताप की दृष्टि उस मौन फैलिन स्त्री पर ठहर गई। वह चुपचाप भूमि पर बैठी थी, जैसे स्वयं को अदृश्य बनाने का प्रयास कर रही हो। रिक्शाशा ने पुनः चेताया, फैलिन युद्ध के योग्य नहीं होती महाराज, वे केवल अपने स्वामी को प्रसन्न करने में सक्षम होती हैं। रुद्र प्रताप ने कुछ पल उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे सराय से बाहर निकल गया। किंतु उस स्त्री की दीन दृष्टि उसके मन में देर तक गूंजती रही। काश वह श्याम व्यापारी फिर से प्रकट हो जाए। रुद्र प्रताप ने बड़बड़ाया, और मानो उसकी बात सुन ली गई हो। कुछ ही समय पश्चात कांत देव दौड़ता हुआ आया। महाराज, श्याम व्यापारी द्वार पर उपस्थित है। भाग्य ने एक बार फिर अपनी चाल चली थी। श्याम व्यापारी मुस्कराते हुए बोला, इस बार मैं वस्तुएं नहीं सूचनाएं बेचने आया हूं, विशेषकर नागराज अनंतेश के विषय में। रुद्र प्रताप की आंखें संकुचित हो गईं। युद्ध के द्वार पर खड़े योद्धा के पास संदेह का अधिकार नहीं, किंतु विकल्प भी सीमित होते हैं। अंततः उसने कहा, कहो, बदले में क्या चाहिए? सूचना के बदले केवल सूचना। श्याम व्यापारी मुस्कुराया, और इसी क्षण से नागा भूलभुलैया और बेसिलिस्क साम्राज्य के बीच आने वाला महासंग्राम एक नए और अधिक घातक मोड़ पर प्रवेश कर चुका था। रुद्र प्रताप ने श्याम व्यापारी की ओर सावधानीपूर्वक सिर झुकाया और गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वांछित जानकारी प्रदान करूंगा। ये सुनते ही श्याम व्यापारी ने अपने थैले में हाथ डाला और भीतर से एक पुराना मुड़ा तुड़ा दस्तावेज निकाल लिया। इससे पहले कि वह उसे पूरी तरह बाहर ला पाता, महेश्वर सिंह तीव्र गति से फिसलते हुए आगे बढ़े और उस दस्तावेज को उसके हाथ से झपट लिया। उन्होंने अत्यंत शीघ्रता से उस पत्र को पढ़ना आरंभ किया, किंतु कुछ ही क्षणों में उनके मुख से भय और विस्मय से भरी एक हाँफ निकल पड़ी। ये दृश्य देखकर श्याम व्यापारी के होंठों पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। क्या हुआ? रुद्र प्रताप की आंख झटके से फड़क उठी। ऐसा क्या लिखा है उसमें? लेस देन का कुछ नहीं महाराज, बस थोड़ा सा अप्रत्याशित है, ग्रेटर दैन। महेश्वर सिंह ने कठिनाई से उत्तर दिया, मानो शब्द गले में अटक गए हों। अप्रत्याशित? रुद्र प्रताप ने भौहें सिकोड़ लीं। तो स्पष्ट है कि उसमें कोई निरर्थक या मूर्खतापूर्ण बात तो नहीं लिखी होगी। लेस देन नहीं महाराज, नागराज अनंतेश से संबंधित जानकारी वास्तव में इस दस्तावेज में अंकित है, किंतु इसकी सत्यता की पुष्टि मैं इस समय नहीं कर सकता, ग्रेटर दैन। महेश्वर सिंह ने स्वीकार किया, फिर भी उनकी दृष्टि अब भी उस पत्र से हट नहीं पा रही थी। उसी क्षण श्याम व्यापारी ने उनके वार्तालाप को बीच में ही काटते हुए कहा, तो फिर बताए, क्या आप इस जानकारी की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? रुद्र प्रताप ने बिना शब्द गंवाए सिर हिलाया, किंतु उसकी दृष्टि महेश्वर सिंह पर जमी रही, जो अब भी उस दस्तावेज में डूबे हुए थे। जब श्याम व्यापारी उसके निकट आया तो रुद्र प्रताप ने हाथ के संकेत से कांत देव और रिक्शाशा को यथास्थान स्थिर रहने का आदेश दिया। मुझे बदले में जो चाहिए वह है। श्याम व्यापारी ने रुद्र प्रताप के कान के समीप झुककर फुसफुसाया, मानव लोक की जानकारी। श्याम व्यापारी के नागा भूलभुलैया से विदा लेने के बाद रुद्र प्रताप गहन विचारों में डूब गया। जब तक तुम हमें धरातल के ऊपर स्थित मानव संसार की सूचनाएं उपलब्ध कराते रहोगे, हम श्याम व्यापारी नागराज अनंतेश से संबंधित जानकारी तुम्हें निरंतर देते रहेंगे। व्यापारी के शब्द उसके मन में बार बार गूंज रहे थे। अजीब बात यह थी कि उसने जिन सूचनाओं की मांग की थी वे अत्यंत साधारण थीं, जैसे वर्तमान मौसम, बदलते सामाजिक रुझान और मानव संसार में चल रही सामान्य गतिविधियां। इस प्रकार रुद्र प्रताप ने बेसिलिस्क सम्राट के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी तो अपेक्षाकृत सहजता से प्राप्त कर ली थी, किंतु उसके हृदय में एक अनाम आशंका भी जन्म ले चुकी थी। कहीं श्याम व्यापारी पुनः मानव लोक पर आक्रमण की योजना तो नहीं बना रहा था। फिर उसने स्वयं ही इस विचार को झटक दिया। इतनी तुच्छ सूचनाओं से मानव सभ्यता को समझ पाना असंभव था, और वैसे भी मानवता पहले ही अधोलोक को परास्त कर चुकी थी। युद्ध इतनी सरलता से दोबारा नहीं भड़क सकता था। लेस दैन इतना चिंतित मत हो महाराज। संभव है कि श्याम व्यापारी केवल अपने व्यापारिक जाल को धरातल तक विस्तारित करना चाहता हो। आखिरकार जो वस्तुएं आप ऊपर से लाते हैं वे अधोलोक में अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान हैं, ग्रेटर दैन। महेश्वर सिंह ने अपने स्वामी को शांत करते हुए कहा। उसकी बात में तर्क था। रुद्र प्रताप ने श्याम व्यापारी के उद्देश्यों की गहराई में उतरने का प्रयास छोड़ दिया और धीरे से दृष्टि ऊपर उठाई। लेस देन, क्या आप चाहेंगे कि मैं नागराज अनंतेश से संबंधित जानकारी पढ़कर सुनाऊं? ग्रेटर दैन। ये सुनकर रुद्र प्रताप जैसे अचानक वर्तमान में लौट आया। उसे स्मरण हुआ कि इस समय उसका सर्वोच्च लक्ष्य केवल एक था,
अपनी भूल भुलैया को विनाश से बचाना। उसने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, पढ़ो। और उसी क्षण महेश्वर सिंह ने वह वाक्य पढ़ने के लिए दृष्टि नीचे झुकाई जिसने आने वाले युद्ध की दिशा तय करनी थी। नागराज अनंतेश की सबसे बड़ी दुर्बलता है। महेश्वर सिंह ने गहरी सांस लेते हुए पढ़ा। नागराज अनंतेश को केवल उसी अस्त्र द्वारा मारा जा सकता है जो धरातल के ऊपर के मानव लोक से आया हो और जिसमें अग्नि को उगलने की क्षमता हो। क्या? ये सुनते ही रुद्र प्रताप का मुख विकृत हो उठा। ये कैसा निरर्थक और रहस्यमय संकेत है। महेश्वर सिंह ने अपने स्वामी की ओर देखा और फिर दस्तावेज को पढ़ना जारी रखा। लेस देन सामान्य बेसिलिस्कों के शरीर में वक्षस्थल और ठोड़ी के मध्य कुछ कोमल दुर्बल बिंदु होते हैं, किंतु नागराज अनंतेश के शरीर में ऐसा कोई भी दुर्बल स्थान विद्यमान नहीं है। उसकी आंखें और मुख तक शिलाखंड के समान कठोर हैं, अतः अधोलोक के साधारण अस्त्रों से उसे मारना असंभव है। ग्रेटर दैन, उनकी गंभीर गूंजती हुई वाणी थमी नहीं। लेस देन, केवल गहन तल्लोक के कुलीन प्राणी ही उसे क्षति पहुंचा सकते हैं, अथवा वह कोई ऐसा अस्तित्व हो सकता है जो अधोलोक में नहीं बल्कि धरातल के ऊपर के संसार में निवास करता हो। ग्रेटर दैन, इस जानकारी को सुनते ही रुद्र प्रताप के मस्तिष्क में असंख्य विचार एक साथ उमड़ पड़े। उसे श्वेत बाबू की कही हुई बातें स्मरण हो आईं कि अनंतेश एक अत्यंत संदेहशील प्राणी है जिसने अधोलोक युद्ध में कभी प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, स्वयं को छिपाकर रखा और केवल अपने अधीनस्थों को छोटे संघर्षों के लिए भेजता रहा। अब तक रुद्र प्रताप यह मानता आया था कि अनंतेश अत्यधिक योजनाबद्ध, गणनाशील और अवसरवादी प्राणी है जो तभी युद्ध में उतरता है जब विजय पुनर्ता सुनिश्चित हो। लेकिन सच्चाई यह नहीं थी। रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में कहा, अनंतेश संदेहशील नहीं बल्कि डरपोक था। वह मनुष्यों से टकराव से बचता रहा था क्योंकि वही एकमात्र अस्तित्व थे जो उसे वास्तव में मार सकते थे। यही भय उसे अब तक अधोलोक युद्ध से दूर रखे हुए था। लेस देन, मुझे याद है बेसिलिस्कों के विषय में कहा जाता था कि वे हमारे सैन्य बल को पूरी तरह नष्ट कर सकते थे, विशेषकर तब जब युद्ध उनके क्षेत्र में लड़ा जा रहा था। फिर भी वे मनुष्यों से अजीब तरह से सतर्क रहते थे। यह अत्यंत संदेहास्पद था। इसके अतिरिक्त मैंने भूल भुलैया प्रबंधन कार्यालय से ये भी पुष्टि की थी कि क्या अनंतेश की भूल भुलैया से कोई डंजन बेबी कभी भाग पाया है, परंतु ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। ग्रेटर दैन, श्वेत बाबू की बातें रुद्र प्रताप के मन में स्पष्ट हो उठीं। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि श्याम व्यापारी झूठ नहीं बोल रहा था। हाँ हाँ हाँ, अचानक रुद्र प्रताप जोर से हंस पड़ा। क्या विचित्र संयोग था। सभी घटनाएं मानो उसी के पक्ष में घट रही थीं। नागराज अनंतेश ने स्वयं युद्ध की घोषणा उस भूल भुलैया के विरुद्ध कर दी थी जिसका स्वामी एक मानव था, यानी वही एकमात्र अस्तित्व जो उसे मार सकता था। ये निर्दय विडंबना किसी भी भूल भुलैया स्वामी से छिपी नहीं रह सकती थी। लेस देन, महाराज, क्या मैं आगे पढ़ूं? ग्रेटर दैन, महेश्वर सिंह ने भ्रमित भाव से सिर टेढ़ा करते हुए पूछा। पढ़ो, रुद्र प्रताप ने संक्षेप में उत्तर दिया। लेस देन, ठीक है। बेसिलिस्क, ग्रेटर दैन, और महेश्वर सिंह कुछ समय तक दस्तावेज पढ़ते रहे। अब भूल भुलैया में नए निर्माण पूर्ण हो चुके थे। प्रयोगशाला और भट्टी का निर्माण संपन्न हो गया था जिनका उद्देश्य रक्त तेंदुए के हृदय से उसकी शक्ति को निष्कर्षित करना था। प्रयोगशाला विचित्र यंत्रों, शीशियों और रहस्यमय औजारों से भरी हुई थी। उसी समय एक नागा जादूगर वहां प्रकट हुआ और रुद्र प्रताप के समीप बैठ गया, मानो उसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। रुद्र प्रताप ने रक्त तेंदुए का हृदय उसे सौंप दिया। रक्त तेंदुए के हृदय उच्च श्रेणी डाउन जेम पर शोध आरंभ किया जा रहा है। प्रयोगशाला में केवल एक मध्यम स्तरीय नागा जादूगर उपलब्ध है। अनुमानित समय 719 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। क्या आप अधिक नागा जादूगर बुलाना चाहते हैं? नागा भूल भुलैया अपनी अधिकतम क्षमता पर पहुंच चुकी है। नए कर्मी नहीं बुलाए जा सकते। इतना लंबा समय देखकर रुद्र प्रताप चकित रह गया। उसने सिर हिलाया और भट्टी की ओर बढ़ गया। रक्त तेंदुए के हृदय का प्रसंस्करण आरंभ। भट्टी में केवल एक कर्मी है। अनुमानित समय 719 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। क्या आप अधिक नागा कर्मी नियुक्त करना चाहते हैं? भट्टी में नियुक्त होते ही नागा कर्मी लोहार बन जाएगा और अन्य कार्य नहीं कर पाएगा। ये प्रश्न औपचारिक मात्र था। रुद्र प्रताप ने तुरंत कुछ नागा कर्मियों को भट्टी में भेज दिया। कार्यकाल 20% कम हुआ। नवीन लोहारों के अनुभवहीन होने और उपकरणों की कमी के कारण कार्यकुशलता अत्यंत कम है। फिर वही समय की दौड़। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली। अब वह केवल भूल भुलैया के उन्नयन की प्रतीक्षा कर सकता था। भूल भुलैया स्तर 5 में उन्नत हो रही है। शेष समय 19 घंटे 14 मिनट 59 सेकंड। कम से कम उन्नयन शीघ्र पूर्ण होने वाला था। रुद्र प्रताप नागाओं की चहल पहल के बीच से गुजर रहा था कि अचानक उसकी दृष्टि सराय के अंधेरे कोने में बैठी उस फैलिन स्त्री पर पड़ी। सभी नागा युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे और सराय पूरी तरह सूनी थी। उनकी दृष्टियां मिलीं और वह तुरंत भूमि पर गिरकर नतमस्तक हो गई। तुम अभी तक गई नहीं? रुद्र प्रताप ने पूछा। अधोलोक हम जैसे बीस्ट फोक के लिए रहने योग्य स्थान नहीं है। हम कमजोर अल्पसंख्यक जाति हैं। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया। लेस देन, क्या मैं उसे भगा दूं?
ग्रेटर दैन, महेश्वर सिंह ने पूछा। क्या ऐसे आगंतुकों से हमारा खर्च बढ़ता है? लेस देन नहीं, वह न उपद्रवी है न अधिक खाने वाली। ग्रेटर दैन, तो रहने दो, बस उस पर नजर रखना। महेश्वर सिंह ने एक नागा योद्धा को सराय की निगरानी का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद रुद्र प्रताप सिंहासन पर बैठा भूलभुलैया की स्थिति देख रहा था। स्थिति विवरण वही रहता है, उन्नत स्वरूप में। तभी महेश्वर सिंह की आवाज कांप उठी। लेस देन महाराज, रिक्शाशा लौट आई है। ग्रेटर दैन, उसे भीतर लाओ। लेस देन, वह गंभीर रूप से घायल है, अभी चल नहीं सकती। ग्रेटर दैन, धिक्कार है। रुद्र प्रताप उठ खड़ा हुआ। रिक्शाशा रक्त से लथपथ थी, फिर भी उसने कहा, बेसिलिस्क आ रहे हैं, हमें तुरंत तैयारी करनी होगी। कितनी दूर? रुद्र प्रताप ने पूछा। 1 दिन, अधिकतम 2। कितने? 56 और कुछ वीर स्तरीय हैं। और अनंतेश, संभवतः मुख्य सेना में। रिक्शाशा अचेत हो गई। महेश्वर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, लेस देन, समय बहुत कम है। ग्रेटर दैन। रुद्र प्रताप ने दांत भींचे और गर्जना की। सभी जाल सक्रिय करो, समस्त सेना को द्वार पर एकत्र करो। फायर भूलभुलैया युद्ध फायर। नागा भूलभुलैया अब पूर्ण रूप से युद्ध के लिए सज्ज थी। भूमिका या पद की परवाह किए बिना प्रत्येक नागा योद्धा, जादूगर, पुरोहित और कर्मी सभी द्वार पर एकत्र हो चुके थे। इसके अतिरिक्त भूलभुलैया के भीतर और बाहर स्थापित प्रत्येक जाल को सक्रिय कर दिया गया था, मानो स्वयं भूलभुलैया ने अपने दांत और पंजे खोल दिए हों, केवल आक्रमणकारियों की प्रतीक्षा में। फिर भी रुद्र प्रताप के हृदय से व्याकुलता दूर नहीं हो रही थी। भूलभुलैया स्तर 5 में उन्नत हो रही है। शेष समय 2 घंटे 14 मिनट 59 सेकंड। केवल 2 घंटे, बस 2 घंटे और वह अपनी सेना में नए योद्धाओं को बुला सकता था। परंतु ये 2 घंटे उसे युगों के समान प्रतीत हो रहे थे। उसने उंगलियां आपस में फंसाकर मन ही मन प्रार्थना की कि बेसिलिस्क देर से आएं। किंतु समय कभी भी उसका पक्षधर नहीं रहा। धड़ाम, दूर कहीं एक जोरदार विस्फोट गूंजा। किसी विशेष बुद्धि की आवश्यकता नहीं थी यह समझने के लिए कि किसने जाल को सक्रिय किया था। बेसिलिस्क आ चुके थे, वे आ रहे हैं, युद्ध की तैयारी करो। रुद्र प्रताप की गर्जना भूलभुलैया में गूंज उठी। यद्यपि मार्गों में असंख्य जाल बिछाए गए थे, फिर भी रुद्र प्रताप और महेश्वर सिंह दोनों को उनसे अधिक आशा नहीं थी। वे जानते थे कि सीमित बारूद और संसाधनों से बने ये जाल बेसिलिस्कों की निरंतर अग्रसर होती सेना को अधिक समय तक नहीं रोक पाएंगे। और जैसा अनुमान था, दूर से भारी कदमों की थरथराहट सुनाई देने लगी। सरीसृपों की तीखी, दमघोंटू गंध द्वार के पार से बहती हुई पूरी भूलभुलैया में फैल गई। स्थिति संभालो। रुद्र प्रताप के आदेश पर नागा कर्मियों ने तुरंत अपनी बंदूकें निकाली और साध लीं। लगातार अभ्यास के कारण अब वे पहले से कहीं अधिक दक्ष दिखाई दे रहे थे। पीछे हटो, महेश्वर सिंह, रुद्र प्रताप ने चेताया। लेस देन, मैं भी लड़ सकती हूँ। ग्रेटर दैन, महेश्वर सिंह ने दृढ़ता से सिर हिलाया, बंदूक थामे नागा कर्मियों के मध्य खड़ी होकर बोली। लेस देन, यदि नागा भूलभुलैया नष्ट हुई तो मेरा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि मैं युद्ध करूं। ग्रेटर दैन, वास्तव में रुद्र प्रताप भी उसी परिस्थिति में था। यदि भूलभुलैया का कोर नष्ट होता तो उसका जीवन भी समाप्त हो जाता। अतः संपूर्ण शक्ति से युद्ध करना ही एकमात्र विकल्प था। उसने महेश्वर सिंह को समझाने का प्रयास छोड़ दिया और कांतदेव तथा औरतेहागा की ओर मुड़ा। महाराज, कांतदेव ने छाती ठोकते हुए कहा, वे कुटिल बेसिलिस्क यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खून, केवल मेरी आभा ही उन दुष्टों को डरा देगी। औरतेहागा ने गर्व से कहा। आशा करता हूँ। रुद्र प्रताप हल्का सा मुस्कुराया। उनकी निश्चिंतता ने क्षणिक शांति दी, परंतु तभी बेसिलिस्कों के कदम और भी समीप आ गए। टून टून टून, दूर से नरसिंगों की आवाज गूंजी, जिसके साथ ही नगाड़ों की भयावह गड़गड़ाहट भी सुनाई देने लगी। नागाओं की भारी सांसें स्पष्ट सुनाई दे रही थीं। यहाँ तक कि साहसी योद्धाओं के भी हृदय कांप रहे थे। टून, इस बार नरसिंगों की ध्वनि और लंबी थी, और कदमों व नगाड़ों की आवाज मानो आत्मा तक चीर रही थी। हुआ, कांतदेव ने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए हुंकार भरी। नागाओं ने अपनी ढालें भूमि पर पटकीं, परंतु वह भी नगाड़ों के आतंक को ढक न सका। रुद्र प्रताप ने दांत भींच लिए और आदेश दिया, तुम बेसिलिस्कों को संभालो, नागराज अनंतेश को मैं स्वयं मारूंगा। अब वह उसकी दुर्बलता जान चुका था। यदि ड्राकन और नागा सेना शेष बेसिलिस्कों को रोक ले तो वह युद्ध की धारा पलट सकता था। डंजन स्वामी का युद्ध में उतरना नागाओं के लिए परम गौरव है। स्वामी की गर्जना से नागाओं का युद्ध उत्साह अत्यधिक बढ़ गया है। नागा अस्थायी रूप से भय से मुक्त हो गए हैं और अधोलोक के किसी भी प्राणी से अधिक उग्रता से लड़ेंगे। यह अप्रत्याशित संदेश देखकर रुद्र प्रताप को पहली बार राहत का अनुभव हुआ। और उसी क्षण अंधेरे से बेसिलिस्क बाहर निकल आए। ये टोही दल पहले देखे गए बेसिलिस्कों से भिन्न था। वे आकार में छोटे थे, किंतु लंबे पैरों और तीखी पूंछों के कारण अत्यंत फुर्तीले प्रतीत हो रहे थे। उनकी नुकीली, मगरमच्छ जैसी थूथन और दांतों की कतारें अब भी भयावह थीं। नरसिंगों और नगाड़ों की आवाज अचानक रुक गई। गोली चलाओ,
रुद्र प्रताप चिल्लाया, "नहाएं, नहाएं, नहाएं।" बारूद की गंध ने हवा को भर दिया। अनंतेश की टोही सेना के विरुद्ध युद्ध आरंभ। ये नागा भूल भुलैया का प्रथम भूल भुलैया युद्ध है। विजेता को अपार पुरस्कार, पराजित को कठोर दंड मिलेगा। युद्ध आरंभ हो चुका था। फिर से गोली चलाओ। आदेश मिलते ही नागा कर्मियों ने आखिरी गोलियां दागी और पीछे हट गए। कांतदेव और तेहागा, जय हो महाराज, मुझ पर छोड़ दीजिए। दोनों ने अपने अपने दल का नेतृत्व करते हुए आक्रमण कर दिया। सैकड़ों गोलियों के बावजूद बेसिलिस्क लगभग अक्षत थे। मानव हथियार अधोलोक के प्राणियों पर सीमित प्रभाव रखते थे, विशेष रूप से 2 वीर स्तरीय बेसिलिस्क, एक लाल शिखा वाला, दूसरा नीली। रुद्र प्रताप की दृष्टि वहीं टिक गई। कांतदेव और तेहागा, वीर स्तरीय बेसिलिस्क तुम्हारे हैं। और तेहागा ने धैर्य खोते हुए पहले आक्रमण किया। उसने नीली शिखा वाले बेसिलिस्क को जकड़ लिया और अपनी मुट्ठी उसके थूथन पर दे मारी। क्या औक! बेसिलिस्क चीखा और पीछे गिरा। उसके पीछे खड़े कई अन्य भी गिर पड़े। दुष्टों, ड्रैगनों के वंशज कहलाने का साहस कैसे करते हो? वह गर्व से गरजा, और यह भूल गया कि वह युद्धभूमि के मध्य खड़ा है। अगले ही क्षण लाल शिखा वाले बेसिलिस्क की पूंछ उसके सिर पर गिरी। आर्ग! रुद्र प्रताप ने थककर आह भरी, परंतु ओर्तेहागा शीघ्र संभल गया और फिर से टूट पड़ा। कांतदेव और नागा योद्धा पीछे से सहारा दे रहे थे। कांतदेव दबाव में है और ओर्तेहागा जीत रहा है। रुद्र प्रताप ने सोचा। संकीर्ण मार्ग रक्त से भर चुका था। मांस के टुकड़े उड़ रहे थे और गर्जनाएं गूंज रही थीं। कांतदेव शीघ्र ही रक्त से लथपथ हो गया। फिर भी वह पीछे नहीं हटा, परंतु ओर्तेहागा ने अपनी रिवर्स स्केल उजागर होने के भय से पीछे हटना शुरू कर दिया। फलस्वरूप कांतदेव 2 बेसिलिस्कों से अकेला जूझने लगा। वह मूर्ख! रुद्र प्रताप ने देर से ये देखा। अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्ग! छोड़ो! ओर्तेहागा ने उसे धकेलने का प्रयास किया, परंतु व्यर्थ। अब रुद्र प्रताप को स्वयं उतरना पड़ा। उसकी आंखें नीली चमक से भर उठीं। वह नागाओं के कंधों से छलांग लगाकर बेसिलिस्कों के ऊपर कूद पड़ा। कांतदेव, महाराज! उसका एक कान कट चुका था। पूरा शरीर रक्त में डूबा था। पीछे हटो, यहाँ मैं संभालूंगा। और उसी क्षण कमजोरी पहचान सक्रिय हुई है। थोड़ी के नीचे नन्हा सा बिंदु, परंतु वार चूक गया। धिक्कार है! रुद्र प्रताप पीछे हटा। ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। वीरसेन नागराज को युद्धभूमि से पीछे हटते देख रुद्र प्रताप ने तुरंत एक लंबी छलांग लगाई और स्वयं को शत्रुओं की पकड़ से बाहर कर लिया। ये सब मेरी ही भूल है, वीरसेन नागराज ने गहरी हताशा में चिल्लाते हुए कहा, जबकि एक नाग पुरोहित उसके घावों पर मंत्रों और औषधियों से उपचार कर रहा था। रुद्र प्रताप ने दृढ़ता से सिर हिलाया। ये दोष वीरसेन का नहीं था। उसने अपनी सामर्थ्य से कहीं अधिक शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध अंत तक युद्ध किया था। इस संकट का वास्तविक कारण वह काया अग्निवीर द्रकान था, जिसने निर्णायक क्षण में अपने साथी को असहाय छोड़ दिया था। नरक के ये दुष्ट! रुद्र प्रताप ने दांत भींचते हुए क्रोध में शाप दिया। उसी समय युद्ध क्षेत्र की स्थिति और अधिक भयावह होने लगी। अग्रिम पंक्ति में तैनात नाग योद्धाओं को पीछे धकेला जा रहा था। इसके अतिरिक्त दोनों वीर स्तरीय बेसिलिस्क एकजुट होकर अग्निवीर द्रकान पर टूट पड़े, जिसके पास अब वीरसेन नागराज का कोई सहारा नहीं था। परिणामस्वरूप जो युद्ध प्रारंभ में संतुलित प्रतीत हो रहा था, वह शीघ्र ही नागाओं के विरुद्ध झुकने लगा और उन्हें पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। धिक्कार है! रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में बुदबुदाया। उसी क्षण पीछे की पंक्ति में सजग खड़ी नागिनी देवी दामिनी ने आगे बढ़कर कहा, लेस देन स्वामी, मुझे प्रतीत होता है कि हमें इन बेसिलिस्कों को भूल भुलैया के भीतर फंसाकर वहीं युद्ध करना चाहिए। ग्रेटर दैन! रुद्र प्रताप ने क्षण भर में स्थिति का आकलन किया और तुरंत आदेश दिया, सभी योद्धा पीछे हटो। अनाक्स्तुस की टोही सेना को अपनी नागलोक भूल भुलैया के भीतर प्रवेश देने का विचार अत्यंत कष्टदायक था, किंतु रुद्र प्रताप जानता था कि यही विजय का एकमात्र मार्ग है, क्योंकि भूल भुलैया के भीतर वह कोई साधारण नरक शिशु नहीं, बल्कि स्वयं भूल भुलैया का अधिपति था। प्रणाली संदेश: भूल भुलैया अधिपति रुद्र प्रताप की शक्तियां सुदृढ़ की जा रही हैं। जब तक आप भूल भुलैया के कोर के समीप हैं, अधिकांश शत्रु आपको परास्त नहीं कर सकते। रुद्र प्रताप की सहनशक्ति, फुर्ती और शारीरिक बल में 40% की वृद्धि हुई है। नागलोक भूल भुलैया स्तर 4 की क्षमता, शीघ्र पुनर्जनन सक्रिय। अधिकांश घाव स्वतः भरने लगेंगे। रुद्र प्रताप को ज्ञात था कि भूल भुलैया के भीतर उसकी शक्ति बढ़ती है, किंतु इतनी तीव्र वृद्धि की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। उसके शरीर में प्रचंड ऊर्जा का ज्वार उमड़ पड़ा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर की वायु तक भारी प्रतीत होने लगी। हमें प्रारंभ से ही यहीं युद्ध करना चाहिए था, उसने गंभीर स्वर में कहा। किंतु ये निर्णय भी जोखिम से भरा था, क्योंकि भूल भुलैया का कोर द्वार से अधिक दूर नहीं था। अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश शेष नहीं थी। तून तून धीमी गति से चलने वाले बेसिलिस्क पुनः संगठित हुए और गर्जना करते हुए आगे बढ़ने लगे। यद्यपि वे केवल टोही दल के सदस्य थे, फिर भी वे बिना मुख्य सेना की प्रतीक्षा किए नागलोक पर अधिकार जमाने को आतुर दिख रहे थे।
ये हमें तुच्छ समझ रहे हैं। रुद्र प्रताप ने कड़वाहट से कहा और अपने खंजर को कसकर थाम लिया। भूलभुलैया का स्तर 5 में उन्नयन जारी। 01 घंटा 01 मिनट 38 सेकंड शेष। केवल 1 घंटा, बस 1 घंटा और तब वह पूर्ण सामर्थ्य के साथ युद्ध कर सकेगा। रुद्र प्रताप ने अपना शरीर नीचे झुकाया, आंखों में नीली ज्वाला सी चमक उभर आई और सामने गरजते बेसिलिस्कों की ओर देखते हुए दहाड़ा। आओ, यदि मृत्यु चाहते हो तो स्वयं चलकर आओ। नागलोक युद्ध। वीरसेन नागराज जैसे ही रक्तरंजित शरीर के साथ युद्धभूमि से पीछे हटा, रुद्र प्रताप ने बिजली सी गति से छलांग लगाई और शत्रुओं की घेराबंदी से स्वयं को मुक्त कर लिया। उसके पैरों के नीचे भूमि कांप उठी, मानो स्वयं नागलोक उसकी उपस्थिति को पहचान कर जाग उठा हो। ये सब मेरी ही त्रुटि है, वीरसेन नागराज ने दांत भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में वेदना से अधिक लज्जा थी। एक नाग पुरोहित उसके कटे हुए कान और फटे वक्षस्थल पर मंत्रोच्चार करता हुआ औषधीय लेप लगा रहा था। रक्त धीरे धीरे भूमि में समा रहा था, पर प्रत्येक बूंद नागवंश की शपथ बनती जा रही थी। रुद्र प्रताप ने कठोर दृष्टि से उसकी ओर देखा और फिर सिर हिलाया। नहीं, वीरसेन, उसका स्वर गूढ़ और स्थिर था। ये दोष तुम्हारा नहीं, तुमने नागवंश की मर्यादा को अंतिम श्वास तक निभाया है। लज्जा यदि किसी को होनी चाहिए तो वह उस अग्निवीर द्रकान को होनी चाहिए जिसने युद्धभूमि में पीठ दिखाए। उसकी दृष्टि दूर खड़े अग्निवीर द्रकान पर पड़ी, जो अपने विशाल शरीर और ड्रैगन रक्त पर गर्व करता था, पर संकट ट्राइडेंट साइन नागलोक का महाविनाश युद्ध। भूलभुलैया के अधिपति के रूप में रुद्र प्रताप की शक्ति एक साधारण नरक शिशु की तुलना में किसी दैवीय आपदा से कम नहीं थी। वह युद्धभूमि पर ऐसे दौड़ रहा था मानो स्वयं काल उसके चरणों से बंध गया हो। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि सामान्य भूलभुलैया शिशु तो उसकी छाया तक का अनुसरण करने में असमर्थ रहते। जहां जहां वह पहुंचा, वहां वहां बेसिलिस्कों के शव ढेर होते चले गए। नीले और काले रक्त की धाराएं भूमि पर बहने लगीं और नागलोक की दीवारें युद्ध की गर्जना से कांप उठीं। तभी वार्निंग साइन, चेतावनी, यदि आप द्वार से बाहर गए तो आपकी शक्ति वृद्धि समाप्त हो जाएगी। ये संदेश रुद्र प्रताप के नेत्रों के सामने कौंध उठा, ठीक उसी क्षण जब वह आवेग में द्वार पार करने ही वाला था। उसने झटके से कदम पीछे खींचे और पुनः उस क्षेत्र में लौट आया जहां भूलभुलैया की शक्ति उसे आच्छादित कर रही थी। उसने रक्त से सने खंजर को एक झटके में झाड़ा, मांस के टुकड़े और रक्त की बूंदें चारों ओर बिखर गईं। उसकी दृष्टि पीछे हटे बेसिलिस्कों पर स्थिर थी।
हम इन्हें द्वार के बाहर तक धकेल सकते हैं। उसने स्थिति का विश्लेषण करते हुए सोचा। बेसिलिस्क लगातार पीछे हट रहे थे, इतनी दूर कि यह असामान्य प्रतीत होने लगा। लेस देन स्वामी, वे भयभीत हो चुके हैं। बेसिलिस्क पीछे हट रहे हैं। ग्रेटर देन, नागिनी देवी दामिनी ने आश्चर्य और आशा से भरे स्वर में कहा। क्या हमने जीत हासिल कर ली? अग्निवीर द्रकाण ने घबराहट भरे स्वर में पूछा। नहीं, रुद्र प्रताप का उत्तर ठंडा और स्पष्ट था। ये केवल टोही दल था। अनाक्स्तुस की मुख्य सेना अभी आई ही नहीं है। उसने नागाओं की पंक्तियों को पुनः व्यवस्थित किया और आगामी युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करने लगा। भूलभुलैया की शक्ति केवल उस पर ही नहीं, बल्कि नागाओं पर भी प्रभाव डाल रही थी। थके हुए योद्धाओं की श्वास स्थिर हो गई थी। यहाँ तक कि वीरसेन नागराज, जो कुछ समय पहले प्राणघातक रूप से घायल था, अब पुनर्तः स्वस्थ खड़ा था, क्योंकि नाग पुरोहित की मंत्र शक्ति भी कई गुना बढ़ चुकी थी। ये ध्वनि कैसी है? अग्निवीर द्रकाण ने अचानक कहा। रुद्र प्रताप की भौहें तन गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, भूमि कांप रही थी। रुको! अग्निवीर द्रकाण भूमि पर लेट गया और कान जमीन से लगा दिया। ये सही नहीं है, कुछ आ रहा है। अगले ही क्षण धरती इस प्रकार हिलने लगी कि नागिनी देवी दामिनी संतुलन खो बैठी। कुछ आ रहा है! अग्निवीर द्रकाण गरजा। कहाँ से? रुद्र प्रताप ने सहज रूप से पीछे हटे बेसिलिस्कों की ओर देखा। नहीं, अग्निवीर द्रकाण ने भूलभुलैया की दीवार की ओर संकेत किया। वहां से धड़ाम, एक भयंकर विस्फोट के साथ दीवार फट गई। धूल, पत्थर और जादुई अवशेषों का बादल छा गया। वार्निंग साइन, भूलभुलैया की दीवार पर आक्रमण हुआ है। संरचना की सहनशक्ति अत्यधिक घट गई है। क्रॉस मार्ग दीवार ध्वस्त, नया मार्ग निर्मित। धूल के पार दो विशाल दैत्याकार आंखें चमकीं। शापित नरक, रुद्र प्रताप के मुख से अनायास निकल पड़ा। वह था अब तक का सबसे विशाल बेसिलिस्क। उसका जबड़ा खुला हुआ था, दांत तलवारों जैसे नुकीले और असमान। क्या इन्होंने दीवार को तोड़ दिया? अग्निवीर द्रकाण अवाक रह गया। रुद्र प्रताप ने तुरंत आदेश दिया। पीछे हटो, दीवारें गिर रही हैं। विशाल बेसिलिस्क ने अपने शरीर को घुमाकर मार्ग को और चौड़ा कर दिया। वार्निंग साइन, भूलभुलैया की दीवार पर पुनः आक्रमण। सहन शक्ति और घटी। तभी टून टून टून, नरसंहार की धुन के साथ बेसिलिस्क पुनः दौड़ पड़े। और उसी क्षण बेसिलिस्क सम्राट अनाक्स्तुस की मुख्य सेना युद्ध में सम्मिलित। घात से भूलभुलैया को गंभीर क्षति। नागाओं में क्षणिक अराजकता। भूलभुलैया अधिपति के प्रभाव से नाग पुनः संयम में। आदेश की प्रतीक्षा। द्वाररक्षक आगे बढ़ो। वीरसेन, योद्धाओं के साथ वर्गाकार रक्षा बनकर बनाओ। रुद्र प्रताप ने दांत भींच लिए। नया मार्ग सीधे मास्टर कक्ष के समीप था। अग्निवीर, वह गरजा। अब कोई कायरता नहीं। काय कौन है? अग्निवीर द्रकाण ने दहाड़ते हुए नरकीय अग्नि उगली। पीछे हटने का कोई मार्ग शेष नहीं था। डटे रहो। रुद्र प्रताप ने खंजर की पकड़ बदली। और तभी टोही और मुख्य सेना एक साथ भूलभुलैया में टूट पड़ी। अंतिम प्रतिरोध। स्थिति भयावह थी। संकीर्ण मार्ग अब चौड़ा हो चुका था। सैकड़ों बेसिलिस्क एक साथ हमला कर रहे थे। नाग श्रमिकों तक को युद्ध में उतरना पड़ा और वे दो योद्धाओं सहित चीर दिए गए। नीला नाग रक्त भूमि पर फैल गया। नरक के कीड़े। रुद्र प्रताप ने खंजर घुमाया। एक ही प्रहार में उसने बेसिलिस्क की ठुड्डी के नीचे स्थित प्राण बिंदु भेद दिया। प्राणी बिना चीख के ढेर हो गया। 30 बेसिलिस्क मारे जा चुके थे, फिर भी स्थिति नहीं सुधरी। लेस देन स्वामी, हम अधिक देर नहीं टिक पाएंगे। ग्रेटर दैन, दामिनी की आवाज कांप उठी। सैंड टाइमर 30 मिनट 6 सेकंड शेष। 30 मिनट। रुद्र प्रताप गरजा। बस 30 मिनट टिके रहो। अंततः उन्हें मास्टर कक्ष के सामने अंतिम पंक्ति बनानी पड़ी। अब शेष थे अग्निवीर द्रकाण, वीरसेन नागराज, 2 योद्धा, एक जादूगर, एक पुरोहित और एक धनुर्धर। शक्ति का अंतर भयावह था। फिर भी वीरसेन अब वीर स्तरीय बेसिलिस्क से समकक्ष युद्ध कर रहा था। अग्निवीर अपनी भूल का प्रायश्चित रक्त से कर रहा था। जादू। रुद्र प्रताप ने आदेश दिया। भूमि बर्फ से जम गई। आक्रमण। जमे हुए पैर टूटने लगे। रुको! रुद्र प्रताप चिल्लाया। मंत्र क्षीण हो रहा है। नागों ने ढालों की दीवार बना ली। और युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसी क्षण नागाओं ने अपने विशाल ढालों को एक दूसरे से सटाकर अभेद्य दीवार का निर्माण कर लिया। ढालें आपस में टकराईं और एक गूंजती हुई ध्वनि पूरे मार्ग में फैल गई, मानो नागलोक स्वयं अपनी अंतिम सांसों की रक्षा कर रहा हो। बेसिलिस्क एक बार फिर टूट पड़े, किंतु इस बार उनका आक्रमण पहले जैसा उग्र नहीं था। उनके पैर अब भी जमी हुई बर्फ की पीड़ा से मुक्त नहीं हुए थे। वे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे थे, कई तो अपने ही भार से गिर पड़ते, फिर घिसटते हुए नागाओं की ओर रेंगने लगते। शायद रुद्र प्रताप की दृष्टि तीव्र हो उठी। उसने देखा, बेसिलिस्कों की संख्या स्पष्ट रूप से घट चुकी थी। उसके शरीर में जो थोड़ी सी शक्ति शेष थी, उसने उसे भी एकत्र कर लिया। तभी तूं तून, दूर से रणभेरी की आवाज गूंजी। उस स्वर को सुनते ही बेसिलिस्कों के शरीर में मानो कोई विकृत जादू प्रवाहित हो गया। क्या? उनकी दहाड़ें और अधिक उग्र हो उठीं।
उनकी युद्ध उन्मादिता अचानक कई गुना बढ़ गई। वे अब किसी विवेक के बिना टूट पड़े। जिनके अंग कट चुके थे, वे भी भूमि पर अपने जबड़ों को खींचते हुए, रेंगते हुए अपने शत्रुओं तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। उनकी आंखों में केवल एक ही भाव था, विनाश। डटे रहो, रुद्र प्रताप पूरी शक्ति से गरजा। बस 15 मिनट, केवल 15 मिनट और। तू। एक और रणभेरी बजी, किंतु इस बार उसके साथ आए भारी दमनकारी पदचाप। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। भूमि कांप उठी। उसी क्षण जब रुद्र प्रताप की दृष्टि बेसिलिस्कों के पीछे उभरी उस विशाल छाया पर पड़ी, उसके सामने रक्तलाल संदेश चमक उठे। वार्निंग साइन, बेसिलिस्क सम्राट अनाक्सतुस युद्ध में प्रविष्ट हो चुका है। सभी बेसिलिस्कों के आंकड़े बढ़ गए हैं। नागाओं का मनोबल गिरा है। भूलभुलैया अधिपति रुद्र प्रताप के करिश्मे से नाग तुरंत संभल गए हैं। स्थिति पहले से भी भयावह हो चुकी थी। रुद्र प्रताप के होंठों से धीमी पर भारी आवाज निकली, अनाक्सतुस। सैंड टाइमर 13 मिनट 33 सेकंड शेष। केवल 13 मिनट। भूलभुलैया के उन्नयन से पहले ही बेसिलिस्क सम्राट स्वयं युद्धभूमि पर उतर चुका था। रुद्र प्रताप की आंखों में नीली ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। वीरसेन, उसने पुकारा। मैं रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। वीरसेन नागराज ने बिना एक क्षण भी सोचे उत्तर दिया, मानो वह अपने स्वामी के मन को पहले ही पढ़ चुका हो। अब अग्निवीर, रुद्र प्रताप गरजा। अग्निवीर द्रिकान दौड़ता हुआ आया। उसने रुद्र प्रताप को दोनों हाथों से थामा और पूरी शक्ति से उसे आकाश की ओर उछाल दिया। रुद्र प्रताप बेसिलिस्कों के सिरों के ऊपर से उड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। बेसिलिस्क सम्राट अनाक्सतुस एक विशालकाय बेसिलिस्क की पीठ पर सवार था। वह दैत्य लाल, पीली और नीली जंजीरों से सुसज्जित था, राजसी और भयावह। जैसे ही उसने उस वेगवान छाया को अपनी ओर आते देखा, उसने अपनी कांटेदार भुजा घुमाई। किंतु आकाश में, मध्य उड़ान में, रुद्र प्रताप ने अपने शरीर को मोड़ा और पूरी शक्ति से गर्जना की। अनाक्सतुस, उस स्वर में मानव की नहीं, नरक में जन्मे राजा की चुनौती थी। बेसिलिस्क सम्राट की आंखें विस्मय से फैल गईं जब उसने अपने शत्रु को पहचाना। एक मानव। उसकी आवाज में भय था, क्योंकि वह जानता था उसके सामने वही खड़ा था जो उसे मार सकता था। रुद्र प्रताप अब पुनर्तः आश्वस्त हो चुका था कि काले व्यापारी ने उसे जो कुछ बताया था वह कपट नहीं बल्कि यथार्थ था। अन्यथा नागाओं की भूलभुलैया का स्वामी एक साधारण मानव है, ये जानकर बेसिलिस्क सम्राट अनाक्तुस इस प्रकार विचलित और आतंकित नहीं होता। उसकी हड़बड़ाई हुई आवाज और घबराई हुई दृष्टि स्वयं इस सत्य की साक्षी थीं। जैसे जैसे रुद्र प्रताप का आत्मविश्वास दृढ़ होता गया, वैसे वैसे उसके प्रहार और अधिक घातक, अधिक निष्ठुर होते चले गए। एक रत्नजटित भव्य शिखा वाला, जो अन्य सभी बेसिलिस्कों की तुलना में दुगुना विशाल था, अनाक्तुस अपने ही भय में उलझकर रुद्र के वारों से बचने का असफल प्रयास कर रहा था। किंतु ये युद्ध केवल एक तरफा नहीं था। रुद्र ने अपनी दुर्बलता पहचान क्षमता सक्रिय कर रखी थी, फिर भी अनाक्तुस के कठोर शल्कों से ढके शरीर में उसे कोई निर्णायक बिंदु दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे बेसिलिस्क सम्राट ने स्वयं को संभाल लिया। उसकी आंखों में क्रूर बुद्धि चमक उठी। तू साधारण धरातली मानव नहीं है ना? दांत पीसते हुए अनाक्तुस गरजा, क्योंकि अब उसे स्पष्ट हो चुका था कि उसका सामना किसी सामान्य प्राणी से नहीं, बल्कि एक असामान्य विध्वंसक शक्ति से है। स्थिति भयावह होती जा रही थी। यद्यपि अनाक्तुस प्रारंभिक क्षणों में चौंक गया था, पर वह अब भी गहन तल पर स्थित भूलभुलैया का स्वामी था। जैसे ही उसका संयम लौटा, उसके आक्रमण उग्र, क्रूर और विनाशकारी हो गए। क्या औक! एक गर्जना के साथ वह पंजे उठाए रुद्र प्रताप पर टूट पड़ा। यद्यपि यह उसके विशाल शरीर के अनुपात में साधारण आक्रमण था, किंतु उसका आघात पर्वत के समान था। हरित प्रकाश चमका और अंधकार चीर गया। जब रुद्र को होश आया तो उसने अपने वक्षस्थल पर एक गहरी, जलती हुई दरार महसूस की। मर जा, मानव! अपने अपमान की भरपाई करने के लिए अनाक्तुस और अधिक उग्र हो उठा। क्लैंग! रुद्र ने अपनी खंजर को उसके लंबे थूथन में घोंप दिया, परंतु प्रतिघात इतना प्रचंड था कि उसकी हथेली सुन्न हो गई। ये स्वाभाविक ही था, बेसिलिस्क सम्राट का शरीर अपराजय माना जाता था। दुष्ट मानव! अनाक्तुस ने दांत भींचे और अपने नखों से रुद्र की छाती पर वार किया। हवा चीरी गई और मांस का एक टुकड़ा उखड़ गया। रुद्र प्रताप अब मृत्यु के कगार पर था। यदि भूलभुलैया के केंद्र से प्राप्त शक्ति वर्धन न होता तो वह अब तक धराशायी हो चुका होता। फिर भी वह शक्ति पर्याप्त नहीं थी। उसका शरीर घावों से भरता जा रहा था। संभवतः उसने अनाक्तुस को कमाक लिया था। उसकी दुर्बलता जान लेने के बाद उसमें अति आत्मविश्वास आ गया था। वह उस अग्निवर्षक मानव हथियार का उपयोग भी नहीं कर पा रहा था। अब उसके पास केवल एक ही अवसर था। यदि वह चूक गया तो अनाक्तुस पीछे हटकर अपनी सेना को आदेश देगा और पूरी भूलभुलैया को रक्त में डुबो देगा। वार से बचते हुए, प्रत्याक्रमण के क्षण की प्रतीक्षा करते हुए, अचानक रुद्र का टखना ढीला पड़ गया। संतुलन बिगड़ गया। नीचे देखा, एक विशाल बेसिलिस्क का तीक्ष्ण शल्क उसकी पिंडली को भेद चुका था। उसी क्षण अनाक्तुस की आंखें चमक उठीं। पकड़ा गया! रुद्र ने पैर खींचने का भरसक प्रयास किया, किंतु मांस का एक टुकड़ा वहीं छूट गया।
तभी परजीवी ने अपने मेजबान के जीवन पर संकट भांपकर निद्रा से जागरण किया। पिछली लड़ाई से पुनर्तः उबर न पाने के कारण शक्ति अपूर्ण है। अपूर्ण दैत्य दृष्टि सक्रिय। समय थमसा गया। अनाक्तुस के खंजर समान नख रुद्र की ओर बढ़ रहे थे। उसकी नासिका से उष्ण श्वेत भाप निकल रही थी। रुद्र ने उसकी आंखों में देखा शिकारी की आंखें जिसने शिकार को जकड़ लिया हो। पर दुर्भाग्यवश वह स्वयं भी उसी मंद गति में फंस गया, जैसे जल के भीतर संघर्ष कर रहा हो। इस गति से तो उसके अंग चीर दिए जाते। और तभी भूलभुलैया का उन्नयन पूर्ण। स्तर 4 से स्तर 5। डंगन मास्टर रुद्र प्रताप का स्तर 6 से 7। शक्तिवर्धन 40% से 80%। घाव भर चुके हैं। ऊर्जा का विस्फोट हुआ। रुद्र पुनः खड़ा था। अब देर हो चुकी है। जैसे ही अनाक्तुस का पंजा उसकी कमर से टकराया, पूर्ण दैत्य दृष्टि सक्रिय। रुद्र प्रताप वायु में विलीन हो गया। अगले ही क्षण वह अनाक्तुस के पीछे था। नीली ज्वाला सी आंखें, प्रकाशमान देह। उसने सम्राट का जबड़ा चीर कर खोला और उसके भीतर अग्नि विस्फोटक ठूंस दिया। क्षण भर बाद फायर अग्नि स्तंभ आकाश को चीरता हुआ फूट पड़ा। ट्रॉफी विजय संदेश। बेसिलिस्क सम्राट अनाक्तुस पर अविश्वसनीय विजय। नागाओं की भूलभुलैया का नाम पूरे 9वें तल पर गूंजेगा। रुद्र प्रताप ने गहरी सांस ली। हाँ, हमने जीत लिया। पर यह केवल युद्ध की जीत नहीं थी, यह एक सम्राट के जन्म की घोषणा थी। काला व्यापारी इस बार पहले से भी अधिक झुक गया। उसका सिर लगभग भूमि को छू रहा था और उसकी आवाज में औपचारिक श्रद्धा के साथ भय भी मिश्रित था। 9वें तल पर आप पहले ऐसे भूलभुलैया स्वामी हैं जिन्हें अंडरवर्ल्ड की कुलीन उपाधि प्राप्त हुई है, उसने कहा। आपको अंडरवर्ल्ड का बैरन बनने पर हार्दिक बधाई हो। क्या ये सचमुच इतना बड़ा विषय है? रुद्र प्रताप के मन में कोई विशेष उत्तेजना नहीं हुई। उसका अंतिम लक्ष्य तो अंडरवर्ल्ड का ड्यूक बनना था। फिर भी उसे स्वीकार करना पड़ा कि अंडरवर्ल्ड बैरन की उपाधि में एक स्वाभाविक गरिमा और भय का स्वर अवश्य था। तभी उसके दृष्टिपटल पर एक और संदेश उभरा। अंडरवर्ल्ड के कुलीनों के समक्ष सबसे हठी भूलभुलैया स्वामी भी सिर झुकाते हैं। किसी कुलीन द्वारा शासित भूलभुलैया पर आक्रमण करने का साहस कोई नहीं करेगा। ये पंक्ति रुद्र प्रताप के लिए अत्यंत आकर्षक थी। अनाक्तुस के कारण वह लंबे समय से निरंतर दबाव में था। यदि अब कोई नागाओं की भूलभुलैया की ओर आंख उठाने का साहस भी न करे तो यह उपाधि वास्तव में मूल्यवान थी। क्षण भर विचार करने के बाद उसने लकड़ी के संदूक से वह अंगूठी निकाली और अपनी उंगली में धारण कर ली। प्रारंभ में वह ढीली थी, किंतु धीरे धीरे सिकुड़ती चली गई और अंततः उसकी उंगली में पुनर्तः समा गई, मानो उसी के लिए बनाई गई हो। आप अंडरवर्ल्ड के बैरन बन चुके हैं। नागाओं की भूलभुलैया को बैरन का क्षेत्र घोषित किया गया है। बुद्धिमान प्राणी और दैत्य अब आपके क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस नहीं करेंगे। आप मार्ग से गुजरने वालों पर कर लगा सकते हैं। आप अपने सबसे निष्ठावान योद्धाओं को शौर्य उपाधि प्रदान कर सकते हैं। आप शौर्य दल शिवलरी का गठन कर सकते हैं। आपको निम्नतम तल तक आने जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। अंगूठी में जड़ा रत्न तेज प्रकाश से चमका और उसमें नागाओं की भूलभुलैया का विशिष्ट चिन्ह प्रकट हुआ। जब परिवर्तन पूर्ण हुआ तो रुद्र प्रताप ने पुनः अपनी स्थिति जांची। अंडरवर्ल्ड के कुलीनों को विशिष्ट क्षमताएं प्राप्त होती हैं। उनमें से एक क्षमता आपको प्रदान की गई है। काला व्यापारी स्पष्ट रूप से ये दृश्य कई बार देख चुका था। उसने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और फिर बोला, वैसे अब आप अनाक्तुस की भूलभुलैया का क्या करने का विचार रखते हैं? रुद्र के चेहरे पर आई चमक क्षण भर में गंभीरता में बदल गई। स्वामी विहीन भूलभुलैया का निर्णय। अनाक्तुस की भूलभुलैया के केंद्र में स्थित कोर को देखते हुए रुद्र प्रताप स्वयं भी विस्मित रह गया। ये तो चमत्कार है कि हम जीते, उसने धीमे स्वर में कहा। वह कोर इतना उज्ज्वल था कि नागाओं की भूलभुलैया का कोर भी उसके सामने फीका प्रतीत हो रहा था। स्वामी विहीन भूलभुलैया का कोर। स्तर 7 5400/7000। असीम ऊर्जा और संभावनाओं से भरा हुआ। अनाक्तुस ने अपनी लालसा में ऊर्जा को संचित तो किया था, किंतु उसका उपयोग नहीं किया। और अब वह सारी शक्ति उसके शत्रु के समक्ष थी। काला व्यापारी कड़वाहट से हंसा। बेचारा अपनी ही मूर्खता से सब कुछ गंवा बैठा। रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया। यदि अनाक्तुस ने वह ऊर्जा समय पर प्रयोग की होती तो नागाओं की सेना का नामोनिशान मिट गया होता। अब केवल एक सत्य था, अनाक्तुस मृत था, रुद्र प्रताप जीवित। हमें कीमत बढ़ानी पड़ेगी, काला व्यापारी बड़बड़ाया, मानो भूलभुलैया पहले से ही उसकी हो। रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं। मैंने अभी कोई निर्णय नहीं लिया। क्या? मैंने कहा, मैंने ये तय नहीं किया कि यह भूलभुलैया बेचनी है। काले व्यापारी का चेहरा उतर गया। रुद्र प्रताप आगे बढ़ा, स्वर कठोर था। मैं इसे बेच नहीं रहा, मैं इसका कोर लूट रहा हूँ। फायरपूर्ण विनाश रणनीतिक शून्य। क्या आप भूलभुलैया को निष्क्रिय कर उसका कोर निकालना चाहते हैं? हाँ। क्षण भर में प्रकाश बुझ गया। काला व्यापारी धरती पर गिर पड़ा। विजेता को लूट का अधिकार होता है, रुद्र प्रताप ने शांत स्वर में कहा। नागाओं ने शेष सब कुछ नष्ट कर दिया। मैं नहीं चाहता कि मेरी भूलभुलैया के पास फिर कभी कोई और भूलभुलैया खड़ी हो।
रुद्र ने अंतिम निर्णय सुनाया। जड़ी बूटी, घर की शांति, माता पिता और संसार। धरातल पर लौटते ही रुद्र ने गहरी सांस ली। भूमि की हवा स्वच्छ, मुक्त, जीवन से भरी। माता कौशल्या और पिता हरिश्चंद्र का स्नेह वैसा ही था। जल्दी आ जाया करना, माता ने कहा। जो करना है करो, पिता ने मुस्कुराकर जोड़ा। और तभी एक फोन कॉल। महेश्वर सिंह नहीं, बल्कि एक पुराना परिचित। क्या बात है, कम से कम नमस्ते तो कह देते। रुद्र समझ गया, काम अभी समाप्त नहीं हुआ। अंडरवर्ल्ड की गहन भूल भुलैया की लड़ाई के बाद रुद्र प्रताप का मन अभी भी युद्ध के तनाव और विजय की खुशी के बीच झूल रहा था। तभी महेश्वर सिंह, जो अब केवल भूल भुलैया प्रबंधक नहीं बल्कि युद्ध में उसके सहयोगी और विश्वसनीय मार्गदर्शक भी बन चुके थे, सामने आए। उनकी झुर्रियों भरी दृष्टि और हल्की झुकी मुद्रा ये बता रही थी कि वे लंबे समय से किसी समस्या में उलझे हुए थे। लगता है, महेश्वर सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया होगा, पर यह काम केवल हमारे लिए नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार इस काम में हमारी प्रतिस्पर्धा भी काफी प्रबल हो सकती है। कोई दूसरी टीम इस भूल भुलैया तक पहुंच चुकी होगी। रुद्र प्रताप ने आंखें मिचमिचाईं और स्मरण किया कि जब उन्हें ये कार्य प्रस्तावित किया गया था, तब से ही उन्हें विश्वास था कि कोई अन्य टीम अभी तक 7वें तल की भूल भुलैया तक नहीं पहुंची होगी। क्लाइंट को विवरण का पता नहीं होगा, उसे केवल ये पता है कि पैसा कैसे कमाना और खर्च करना है। महेश्वर सिंह ने अपनी झुर्रियों भरी आंखों में झुंझलाहट छुपाते हुए कहा। पिछले बार से उनकी उम्र 10 साल बरसी लग रही थी। उन्होंने बिना किसी औपचारिकता के सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तुम क्यों न इसे एक कोशिश के रूप में कर लो। एक ही प्रयास में सफलता पाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि यह कोई साधारण काम नहीं है और कोई भी तुम्हारी ओर से उच्च अपेक्षाएं नहीं रखेगा, परंतु कम से कम इतना दिखा दो कि तुम्हें इसमें रुचि है, ताकि मैं अपने क्लाइंट को कोई बहाना दे सकूं। रुद्र प्रताप ने महेश्वर सिंह की ओर देखा। यह अनुरोध स्पष्ट रूप से असाधारण और थोड़ी अनावश्यक कठिनाई वाला था। उन्होंने गंभीर स्वर में पूछा, अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करना कोई समस्या नहीं है, पर मुझे समय क्यों बर्बाद करना चाहिए। महेश्वर सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इसे एक बूढ़े आदमी की मदद समझो। यदि तुम्हें भी कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुम्हें बस भूल भुलैया के भीतर घूमना है और वापस आ जाना है। मेरा क्लाइंट तुम्हारे ठिकाने का पता नहीं लगा पाएगा। रुद्र प्रताप ने ये जानकारी मन में तराजू की तरह तौली। अगले 1 महीने के लिए उसके पास अपेक्षाकृत स्वतंत्र समय था। साथ ही उसे बैरन की उपाधि प्राप्त हो चुकी थी, जिससे कुछ महीनों के लिए प्राणियों और राक्षसों से सुरक्षा सुनिश्चित हो गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास अनाक्तुस की भूल भुलैया के कोर को उपयोग में लाने से पहले समय बिताने की आवश्यकता थी। इसलिए उसने सोचा, क्यों न महेश्वर सिंह की मदद की जाए। आखिरकार स्वामी विहीन भूल भुलैया की खोज और उसकी वास्तविक स्थिति जानने की उत्सुकता भी उसके भीतर उबल रही थी। ठीक है, मुझे इस काम में गिना जाए, रुद्र प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया। वाह, तुमने मेरी कठिनाई को हल कर दिया, महेश्वर सिंह ने प्रसन्नता से कहा। मैं तुम्हें एक उपयोगी जानकारी देना चाहता हूं, मेरी ओर से धन्यवाद के रूप में। रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए पूछा, कौन सी उपयोगी जानकारी। महेश्वर सिंह के झुर्रियों भरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई, जैसे कोई रहस्य छिपा हुआ हो, और उसकी आंखों में चमक ये संकेत दे रही थी कि यह जानकारी रुद्र प्रताप के लिए न केवल आवश्यक है बल्कि अत्यंत मूल्यवान भी। क्या तुम्हें कभी राक्षस जाति बीस्ट फोक के बारे में सुना है। जया यामिनी के स्थान पर इस समय श्री बेक ने गंभीर स्वर में रुद्र प्रताप से पूछा। रुद्र प्रताप निश्चित रूप से सुन चुका था। हाल ही में उसने जिस इनु को भर्ती किया था वही इस जाति का हिस्सा था। हालांकि युद्ध की स्थिति उसके पक्ष में न जाने पर इनु डर कर भाग गया था, लेकिन उसने प्रारंभिक चरण में योगदान अवश्य दिया था। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में भूल भुलैया के पब में रह रही बिल्ली जाति की प्राणी भी इसी राक्षस जाति से संबंधित थी। ये प्राणी न तो सामान्य राक्षस हैं और न ही पूरी तरह मानव। आजकल ये काफी लोकप्रिय हो गए हैं और इनमें से कुछ की कीमत उच्च श्रेणी के डाउन रत्न जितनी होती है। रुद्र प्रताप ने हैरानी और असमंजस में पूछा, आपका क्या मतलब है। ये प्राणी तो कोई वस्तुएं नहीं हैं। श्री बेक ने शरारती मुस्कान के साथ उत्तर दिया, सही कहा, ये वस्तुएं नहीं हैं, पर ये मनुष्य भी नहीं हैं। दिखने में हम जैसे लग सकते हैं, पर ये अंडरवर्ल्ड के प्राणी हैं और उनका मूल्य केवल उनके अस्तित्व में ही छिपा है। रुद्र प्रताप ने धीमे स्वर में पूछा, मतलब आप। श्री बेक ने उत्तर दिया, हाँ यही बात है। ये काले बाजार में गर्म संपत्ति माने जाते हैं, और यह भी सुना है कि इस जाति की स्त्रियां विशेष रूप से दक्ष हैं। इन्हें वश में करना कठिन है, पर अजीब लोग इसे चुनौती मानकर आनंद उठाते हैं। पागलपन। रुद्र प्रताप के होठों पर कड़वाहट झलक उठी। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी डंजन बेबी के रूप में दास था, अंडरवर्ल्ड के ड्यूक की भूल भुलैया में सुरंग खोदने वाला, वह इस तरह के अत्याचार को देखकर विश्वास नहीं कर सकता था। श्री बेक ने हंसते हुए कहा, सही कहा, पर ध्यान दो, हमारे अधिकांश ग्राहक ऐसे ही हैं। इसलिए अगर तुम्हें कोई बीस्ट फोक प्राणी मिले तो उसे मेरे पास लाओ, मैं उसके लिए खरीदार ढूंढ दूंगा। रुद्र प्रताप की नाक में हल्की खिंचाव सी आई।
उसने सोचा, वह कभी कभी खुद भी अंडरवर्ल्ड की भूल भुलैयाओं में जोखिम भरे काम करता है, पर इस प्रकार के असभ्य और अमानवीय कामों में हाथ डालना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं था। अच्छा, मुझे जल्दी ही अंडरवर्ल्ड में प्रवेश करना पड़ेगा। वहाँ क्या कर सकता हूँ, यह अलग कहानी है, रुद्र प्रताप ने अंततः कहा। ठीक है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी छोड़ देता हूँ। और हाँ, बीस्ट फोक के विषय में मेरी बातों पर ध्यान देना। रुद्र प्रताप ने श्री बेग की बातें सुनी और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए बिना विदाई कहे कार्यालय से बाहर निकल गया। बाहर की हवा उसे पहली बार सतह पर इतनी घुटन भरी लगी जैसे वह फिर से अंडरवर्ल्ड में हो। उसने कई गहरी सांसें लीं ताकि फेफड़े भर सकें और हवा का तनाव कम हो। श्री बेग के कार्यालय की यात्रा के बाद रुद्र प्रताप को अंडरवर्ल्ड से दूर रहना असहज लग रहा था। इसलिए उसने तय किया कि वह समय से पहले नागा भूल भुलैया लौट आए। स्वागत है, स्वामी। डोमिनिक ने हमेशा की तरह उसे खुशी से अभिनंदन किया और भूल भुलैया के पुनर्निर्माण परियोजना की स्थिति रिपोर्ट दी। टूटे हुए जालों को या तो हटाया गया है या फिर से स्थापित किया गया है और ढह चुकी मार्गों का अधिकांश हिस्सा फिर से बन चुका है। यह अपेक्षा से जल्दी हुआ क्योंकि अब हमारे पास पहले से दोगुने नागा श्रमिक हैं। हालांकि विशाल बेसिलिस्क द्वारा टूटे गेट के पास खाली जगह के लिए हमें अभी भी कोई उपयोग ढूंढना होगा। रुद्र प्रताप ने उसकी रिपोर्ट को सुनते हुए हल्की मुस्कान दी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि विशाल बेसिलिस्क ने संकरे मार्ग में पूरी तबाही मचाई थी। इसलिए खाली स्थान का व्यवहारिक उपयोग ढूंढना पुनर्निर्माण से बेहतर था। भूल भुलैया का आकार उन्नयन के कारण बढ़ गया है। खाली जगह पहले गेट के पास थी, अब ये भूल भुलैया के केंद्र के करीब हो गई है। इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। नागा भूल भुलैया का स्तर अब लेवल 5 हो गया था और इसका विस्तार तथा भव्यता पहले से कहीं अधिक थी। मास्टर रूम पहले से अधिक शानदार था और पूरे भूल भुलैया में नई समन्स प्रणाली जुड़ गई थी। नागा जादूगर मध्य स्तरीय 40 अंडरवर्ल्ड के रहस्यों का अध्ययन करता है और शक्तिशाली जादू से दुश्मनों पर नियंत्रण कर सकता है। नागा पुरोहित मध्य स्तरीय 37 मूल सांप की पूजा करता है, घायल नागाओं को ठीक कर सकता है। नागा योद्धा 25 उत्कृष्ट आक्रमणकारी और लड़ाई में कुशल। नागा स्काउट 20 मार्गदर्शक और शिकारी, दुश्मन को जाल में फंसाने में सक्षम। नागा जादूगर निम्न स्तरीय 35 अंधकार की शक्ति से सहयोगियों को मजबूत और दुश्मनों को कमजोर करता है। रुद्र प्रताप अब मध्य स्तरीय नागा जादूगर और पुरोहित को सीधे बुला सकता था। इसके अलावा नए समन्स की उपस्थिति योद्धा, स्काउट और जादूगर उसकी सेना की ताकत और गुणवत्ता को काफी बढ़ा देती थी। अब अगर बेसिलिस्क किंग से फिर सामना हुआ भी तो मुश्किल नहीं होगी। रुद्र प्रताप ने संतुष्टिपूर्वक सिर हिलाया। लेवल 4 और लेवल 5 भूल भुलैया में शक्ति का अंतर भारी था। डोमिनिक थोड़ी नाराज थी कि उसका स्वामी फिर भूल भुलैया से बाहर जाने वाला था। क्या आप जल्दी लौटेंगे? उसने पूछा। लगभग 1 महीने तक मैं बाहर रहूंगा, पर बीच बीच में लौटकर जांच करता रहूंगा। चिंता मत करो, डोमिनिक, रुद्र प्रताप ने उत्तर दिया। डोमिनिक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसकी विश्वास और बढ़ गई थी, विशेषकर अनाक्तुस के खिलाफ युद्ध के बाद। अरे, ब्लड लेपर्ड का हृदय क्या हाल है? मैं जाने से पहले इसे देखना चाहूंगा, रुद्र प्रताप ने जोड़ा। डोमिनिक ने कहा, मैं इसे रिपोर्ट करने ही वाली थी, स्वामी। अनुसंधान में देरी हुई, लेकिन नए सक्षम जादूगरों के आने से ब्लड लेपर्ड के हृदय के शोध में तेजी आई है। फौज में अभी और समय लगेगा। रुद्र प्रताप ने अपने स्टेटस विंडो में शोध और प्रक्रिया की प्रगति देखी और सिर हिलाया। फौज की प्रक्रिया लगभग 70% पूरी थी। जब उन्होंने नागा जादूगर के हाथों में ब्लड लेपर्ड का हृदय देखा तो वह लाल चमक से दमक रहा था। ब्लड लेपर्ड का हृदय उच्च श्रेणी डाउन जेम। इसमें ब्लड लेपर्ड की शक्ति संचित है, अब आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। रुद्र प्रताप ने बिना देर किए हृदय में निहित शक्ति की जांच की। तत्कालीन शिकारी और गुप्त आक्रामक, ब्लड लेपर्ड का हृदय कैमफ्लेज की क्षमता प्रदान करता है। जैसा कि अपेक्षित था, यह विशेष शक्ति छिपकर हमला करने की क्षमता प्रदान करती थी। स्वामी, आपको ब्लड लेपर्ड का हृदय उपयोग करने से पहले निगल लेना चाहिए। आप शक्तिशाली हैं, पर अंडरवर्ल्ड में अन्य भी उतने ही खतरनाक शत्रु हैं, डोमिनिक ने सलाह दी। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाया, पर उसे समझ नहीं आया कि यह शक्ति मानव के लिए कैसे ग्रहणीय होगी। जैसे हमेशा होता है, समाधान सबसे अप्रत्याशित जगह से आया। उसके दाएं हाथ में सोया हुआ परजीवी जाग उठा और ब्लड लेपर्ड का हृदय निगल लिया। परजीवी ने ब्लड लेपर्ड का हृदय निगल लिया और कैमफ्लेज की नई क्षमता प्राप्त की। परजीवी ने हृदय में समाहित सभी डंगियन ऊर्जा निगल ली, अब ये साधारण पत्थर बन गया। परजीवी मेटामॉर्फोसिस की तैयारी में है। डेविल साइट और डिक्टेशन क्षमताएं तब तक प्रयोग नहीं की जा सकती। रुद्र प्रताप ने बेजान आंखों से ब्लड लेपर्ड के हृदय को देखा, जो अब पूरी तरह से फीका और टूट चुका था। आहा, डोमिनिक ने हैरानी व्यक्त की, फिर मुस्कुराए और रुद्र प्रताप को बधाई दी। विभिन्न परजीवी अलग अलग उत्तेजनाएं चाहते हैं। तुम्हारा परजीवी दूसरों की तरह जीवन और रक्त खाकर नहीं बढ़ता, इसलिए यह अधिक सुरक्षित है।
अरे, ये हृदय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, रुद्र प्रताप ने धीरे से कहा। डोमिनिक ने सिर हिलाया, ये तो भविष्य में एक निवेश है। परजीवी ब्लड लेपर्ड के हृदय से ज़्यादा मूल्यवान है। वैसे भी तुम्हारे पास एक और हृदय बचा है ना? रुद्र प्रताप ने अंततः शांति का अनुभव किया। अब तक किसी ने भी कभी एक ही भूल भुलैया में 2 कोर स्थापित नहीं किए थे। यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड के श्रेष्ठ उच्च पदाधिकारी और नोबल्स भी आमतौर पर केवल अपने मौजूदा कोर को सुदृढ़ करते हैं या अतिरिक्त कोर अपने वफादार अनुयायियों को दे देते हैं ताकि उनका प्रभाव और शक्ति क्षेत्र विस्तारित हो सके। डोमिनिक इस नवीनतम परिवर्तन के दृष्टांत को देखकर आधे उत्साहित और आधे चिंतित नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर स्पष्ट था कि वह आगामी घटनाओं को लेकर आश्चर्य और सावधानी दोनों के मिश्रण में थी। रुद्र प्रताप ने सरल और संक्षिप्त स्वर में उत्तर दिया, 2-1 से बेहतर है। डोमिनिक इस सरल उत्तर को सुनकर पूरी तरह स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने स्वामी के सुझाव को स्वीकार कर लिया। उसने मन ही मन तर्क किया, नागा भूल भुलैया का कोर नए कोर को अवशोषित कर सकता है। सबसे खराब स्थिति में नया कोर पुराने कोर पर हावी हो सकता है, लेकिन अंततः परिणाम इतना भी भयावह नहीं होगा। उसने इतने संक्षिप्त समय में इन सभी संभावनाओं का विश्लेषण कर लिया था। रुद्र प्रताप ने सिर हिलाते हुए सोचा कि शायद वह 2 कोर एक ही भूल भुलैया में रखने का साहस इसलिए कर पा रहा था क्योंकि वह मानव था। आखिरकार ये दृष्टिकोण कंप्यूटर हार्डवेयर को अपग्रेड करने की सामान्य रणनीति से बहुत मिलता जुलता था। उसी समय नागा श्रमिकों ने वेदी से कदम पीछे खींच लिए। सब कुछ स्वामी के लिए तैयार है। रुद्र प्रताप ने उत्साहपूर्ण भाव लिए वेदी पर चढ़कर दोनों भूल भुलैया कोरों को अपनी हथेलियों के बीच रखा, जो एक दूसरे के बगल में रखे हुए थे। तुरंत ही स्क्रीन पर एक संदेश प्रकट हुआ। बेसिलिस्क किंग के भूल भुलैया कोर ने नए स्वामी को पहचानने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्या आप इसका नया स्वामी बनना चाहते हैं? रुद्र प्रताप ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हाँ, मैं बनना चाहता हूँ। बेसिलिस्क किंग का भूल भुलैया कोर अब रुद्र प्रताप को अपना नया स्वामी मानता है। जैसे ही यह संदेश प्रकट हुआ, वेदी से तेज चमक फैलने लगी और पूरे कमरे में प्रकाश का तेज संचार होने लगा। फिर अगले संदेश ने चेतावनी स्वर में प्रकट किया, क्या आप नए कोर को सक्रिय करना चाहते हैं? किसी भी भूल भुलैया में 2 कोर होने का अनुभव पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए परिणाम अज्ञात हैं। क्या आप फिर भी जारी रखना चाहते हैं? रुद्र प्रताप ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया, हाँ। जैसे ही उसने निर्णय लिया, पूरे भूल भुलैया में हलचल मच गई। दीवारें कंपन करने लगी, फर्श से हल्की ध्वनि निकलने लगी और अंधेरे से भरे गलियारों में एक अदृश्य शक्ति की लहर दौड़ गई। ये पहली बार था जब 2 शक्तिशाली कोर एक ही भूल भुलैया में साथ साथ कार्य कर रहे थे, और यह बदलाव आने वाले समय में न केवल रुद्र प्रताप की शक्ति बल्कि पूरी भूल भुलैया की संरचना और संभावनाओं को मौलिक रूप से बदलने वाला था। नए भूल भुलैया कोर को सक्रिय कर दिया गया है। दोनों कोर ने एक दूसरे की उपस्थिति को पहचान लिया है और अब आपस में अनुनाद करना शुरू कर दिया है। रुद्र प्रताप अपनी आंखों में थोड़ी चिंता लिए वेदी की ओर देख रहे थे, जहां 2 कोर रखे हुए थे। बड़ा और छोटा कोर क्रमशः नीले और हरे रंग की चमक बिखेर रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद उन्होंने पांडोरा का डिब्बा खोल दिया है, लेकिन अब पछताने का समय नहीं था। दोनों भूल भुलैया कोरों ने आपसी अनुनाद पूरी कर लिया है। अब वे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। नागा भूल भुलैया का मौजूदा कोर स्तर 5 मुख्य कोर बन गया है, जबकि नया कोर स्तर 7 सहायक कोर बन गया है। दोनों कोरों के स्तर में अंतर होने के कारण सहायक कोर अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसका स्तर अस्थायी रूप से 7 से 5 तक घटा दिया गया है। भूल भुलैया का स्तर बढ़ने पर यह अपना मूल स्तर पुनः प्राप्त करेगा। दोनों कोरों की कार्यक्षमता बढ़ गई है। मुख्य कोर की अधिकतम डंजन ऊर्जा क्षमता 1700 से बढ़कर 2500 हो गई है। डाउन जेम को डंजन ऊर्जा में बदलने की दर अब अधिक तेजी से बढ़ गई है। प्रत्येक डाउन जेम अब पहले से अधिक ऊर्जा देगा। रुद्र प्रताप ने स्क्रीन पर लगातार आने वाले संदेशों को पढ़ते हुए अपना चेहरा बदल लिया। जब उसने देखा कि सहायक कोर का स्तर घटकर 5 हो गया है, तो वह थोड़े मायूस हुए, लेकिन जैसे ही उन्हें ये संदेश आया कि दोनों कोरों की कार्यक्षमता बढ़ गई है, उनका चेहरा मुस्कान से खिल उठा। मुख्य और सहायक कोरों को क्रमशः नागा का हृदय और बेसिलिस्क का हृदय नाम दिया गया है। दोनों कोरों के समन्वय के पश्चात भूल भुलैया में व्यापक परिवर्तन हुआ है। अब नए कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है, नई सुविधाओं का निर्माण किया जा सकता है। रुद्र प्रताप ने पूरी राहत की सांस ली जब दोनों कोर पूरी तरह से स्थिर हो गए। स्वामी, डोमिनिक ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। केवल भूल भुलैया के स्वामी ही जानते थे कि दोनों कोर पूरी तरह से स्थिर हुए हैं या नहीं। रुद्र प्रताप ने डोमिनिक की ओर देखते हुए उत्तर दिया, ये सफल रहा। डोमिनिक खुशी से चिल्लाने ही वाली थी कि रुद्र प्रताप ने हल्की मुस्कान के साथ बीच में टोका, लेकिन ये पूरी तरह सफल नहीं है। नए कोर में से आधे से अधिक डंजन ऊर्जा खो गई है। अरे, रुद्र प्रताप और डोमिनिक केवल जश्न नहीं मना सकते थे, क्योंकि खोई हुई डंजन ऊर्जा लगभग एक शीर्ष गुणवत्ता वाले डाउन जेम के बराबर थी। हालांकि रुद्र प्रताप की आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने उपलब्ध समानों समन्स की सूची देखी।
नागा घुड़सवार स्तर 6 140। यह इकाई नागा सेनाओं में नया योगदान है। एक नागा घुड़सवार उस सबसे तेज बेसिलिस्क पर सवार होता है जिसे उसने वश में किया है और शौर्य में किसी से पीछे नहीं रहता। यह अपने भले से दुश्मन की घनी सुरक्षा को भी भेद सकता है। कोलोसल बेसिलिस्क स्तर 7 1510। यह विशालकाय प्राणी दर्जनों नागाओं को आसानी से उठा सकता है। नागा तीरंदाज, स्काउट या जादूगर इसके पीठ पर सवार होकर दुश्मन की सेना को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि इसका उपयोग सीमित है क्योंकि इसके चलने के लिए विशाल स्थान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसके विशालकाय आकार को बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में भोजन चाहिए। कोलोसल बेसिलिस्क वही अद्भुत प्राणी था जिसने पहले नागा भूलभुलैया में भारी तबाही मचाई थी। रुद्र प्रताप इस भयानक प्राणी को बुलाने के लिए लालायित थे, लेकिन अत्यधिक डंजन ऊर्जा की आवश्यकता ने उन्हें रोक दिया। ये व्यर्थ है, उन्होंने सिर हिलाया। कोलोसल बेसिलिस्क शक्तिशाली था, लेकिन महंगा और सीमित गतिशीलता वाला था, खासकर अंडरवर्ल्ड की संकरे गलियारों में। दूसरी ओर नागा घुड़सवार अधिक आकर्षक विकल्प प्रतीत हो रहा था। नागा योद्धाओं के शामिल होने से सेना की आक्रमण क्षमता बढ़ी थी, लेकिन रुद्र प्रताप को ऐसा लगा कि कुछ कमी अभी भी बाकी है। वह जानते थे कि नागा घुड़सवार तब काम आ सकते हैं जब उन्हें पहले वार करना हो और दुश्मन की रक्षा को भेदना हो। हालांकि नागा घुड़सवार भी अभी उपलब्ध नहीं थे। रुद्र प्रताप ने 2 भूलभुलैया कोरों की ओर देखा, जिनमें से प्रत्येक में 2000 से अधिक डंजन ऊर्जा भरी हुई थी। उन्होंने आदेश दिया, भट्टी और प्रयोगशाला को अपग्रेड करो और अधिक श्रमिकों को तैनात करो। तुरंत ही 40% से अधिक डंजन ऊर्जा भंडार एक झटके में समाप्त हो गया। उनका मन दुखी हुआ, लेकिन उन्होंने इसे भविष्य के निवेश के रूप में सोचने का प्रयास किया। ठीक है, मैं नागा श्रमिकों की देखरेख करने जा रही हूँ। वे मेहनती हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह कुशल नहीं हैं, डोमिनिक ने कहा और नागा श्रमिकों का पालन करते हुए उनकी कार्यस्थली की ओर चली गई। रुद्र प्रताप खाली मास्टर रूम में अकेले बैठे थे कि अचानक उन्हें वह फेलिन याद आ गई जिसे उन्होंने 1 सप्ताह पहले श्रीबैग से सुना था। क्या वह अभी भी पब में है? उन्होंने अपने आप से कहा, और देखते ही उन्होंने पाया कि डोमिनिक अब उनके पास नहीं थी। उन्होंने सिंहासन से उठकर पब की ओर बढ़ना शुरू किया, क्योंकि फेलिन की उपस्थिति धीरे धीरे उन्हें परेशान करने लगी थी। अभी भी यहाँ है? हाँ। रुद्र प्रताप ने चेहरे पर तनिक झुर्रियां लेकर देखा, जब फेलिन ने हमेशा की तरह अपनी श्रद्धा दिखाने के लिए जमीन पर सिर झुकाया। श्रीबैग की कहानी सुनने के बाद फेलिन के प्रति उनकी सहानुभूति और बढ़ गई थी। एक सवाल है, तुम भूलभुलैया क्यों नहीं छोड़ी? उन्होंने पहले लाइकन योद्धा को उसकी क्षमता के कारण लिया था। उसने रुद्र प्रताप के प्रति वफादारी की शपथ ली थी, लेकिन जब युद्ध की स्थिति खराब हुई तो वह भाग गया। इसके विपरीत फेलिन ने किसी भी स्थिति में भूलभुलैया नहीं छोड़ी, चाहे वह किसी भी क्षण ध्वस्त होने के कगार पर थी। शायद वह पूरी अवधि पब में रही हो, लेकिन संकट की स्थिति से वह अवगत रही होगी। रुद्र प्रताप उसके तर्क को समझ नहीं पा रहे थे। आह आह आह, फेलिन ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। रुद्र प्रताप ने देखा कि वह बोल नहीं सकती। उसके संघर्षपूर्ण स्वर से उन्होंने जल्दी ही समझ लिया कि फेलिन अपने कौशल का प्रदर्शन क्यों नहीं कर सकती थी। छ, उन्होंने अनायास ताना दिया, जिससे फेलिन डरकर कांप उठी। उसका भय स्पष्ट था कि कहीं उसने उन्हें नाराज न कर दिया हो। वह बेहद दुबली पतली लग रही थी। फेलिन ने पिछले समय से काफी वजन खो दिया था। न केवल नागा भूलभुलैया में उसके खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था, बल्कि डोमिनिक भी बाहरी जीवों के प्रति बहुत मैत्रीपूर्ण नहीं थी। वास्तव में यह एक चमत्कार ही था कि फेलिन अभी भी जीवित थी। रुद्र प्रताप ने अपनी जेब से एक चॉकलेट बार निकाला। वह फेलिन की स्थिति से सहानुभूतिपूर्ण थे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड में उनके लिए भी कुछ खाने योग्य नहीं था। फेलिन ने चॉकलेट बार को जिज्ञासु दृष्टि से देखा और फिर उठा लिया। खाने से पहले लपेटने वाला कागज हटा दो, इससे भूख थोड़ी कम होगी, रुद्र प्रताप ने कहा। उन्होंने उसकी स्थिति को समझा, लेकिन लाइकन योद्धा के साथ अपनी निराशाजनक अनुभव के कारण किसी अन्य बीस्टफोक को अपनाने में रुचि नहीं दिखाई। इसके अलावा फेलिन तब तक केवल बोझ ही थी जब तक कि उसने अपनी उपयोगिता साबित नहीं की। तुम्हें किसी चीज में महारत है? अगर हाँ, तो उस कौशल को उस नौकरानी को दिखाओ जो मेरे साथ रहती है। तुम्हें याद है ना, जब तक तुम उपयोगी साबित नहीं हो, तुम्हें भूलभुलैया में कोई स्थान नहीं मिलेगा। उन्होंने बिना किसी कारण पब से बाहर निकल गए। अंडरवर्ल्ड में करुणा दिखाना मूर्खता थी। रुद्र प्रताप का चेहरा स्पष्ट भाव लिए था, ना मुस्कान ना खींच, लेकिन उसकी आंखों में हल्की चमक थी। रुद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए लीज जून यंग से कहा कि वह किसी भी समय उन्हें कॉल कर सकती है, और उनकी मुस्कान और भी खिल गई। लेकिन सच में, क्या तुम वास्तव में 7वीं मंजिल पर अकेले जाने की योजना बना रहे हो? बातचीत के बीच लीज जून यंग ने अचानक वही सवाल फिर से पूछा। रुद्र प्रताप ने केवल एक गहरी सांस ली और कोई उत्तर नहीं दिया। मैं अब निकलने वाला हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत करना। केवल कोई बहुत बड़ी टीम या उच्च स्तरीय भूलभुलैया शिशु ही 7वीं मंजिल और उसके ऊपर के बारे में जानकारी रखता होगा।
लीज जून यंग थोड़ी असमंजस की स्थिति में चली गई। हालांकि उसने ज्यादा समय न लेते हुए रुद्रप्रताप के लिए नक्शा हासिल कर ही लिया। ये रुद्रप्रताप ने कहा, इस नक्शे को प्राप्त करना आसान नहीं था। चांसिक को इसके लिए अपने सेना में एक परिचित से संपर्क करना पड़ा। हम 8वीं मंजिल के बाद का कोई नक्शा नहीं ढूंढ पाए, लेकिन कम से कम 7वीं मंजिल इस नक्शे में ठीक से वर्णित है। लीज जून यंग ने विस्तार से बताया। वह सही थी। 7वीं मंजिल के अधिकांश क्षेत्र इस नए नक्शे में सटीक रूप से अंकित थे। यहाँ तक कि असमंजस में पड़ा रुद्रप्रताप भी अंदाजा लगा सकता था कि लीज जून यंग को यह नक्शा प्राप्त करने में कितना परिश्रम करना पड़ा। इसलिए उसका कृतज्ञता से ज्यादा अपराध बोध महसूस करना स्वाभाविक था। कोई बात नहीं, तुमने पहले मेरी जान बचाई थी, याद है न? मैं अब अपनी कर्ज उतारने के काफी करीब हूँ, लीज जून यंग ने कहा। उसने ये भी कहा कि अगली बार वह उसे कोई अच्छा इनाम देगी और फिर चली गई। रुद्रप्रताप थोड़ी देर के लिए वहीं खड़े रहे जहां लीज जून यंग खड़ी थी, और फिर अपने होश में आते हुए नक्शे की जांच करने लगे। यदि भूल भुलैया अस्तित्व में है तो ये यहाँ के आसपास होनी चाहिए। हाँ, उन्होंने अपनी उंगली नक्शे के एक बिंदु पर रखते हुए बुदबुदाया। हफ। रुद्रप्रताप ने गहरी सांस ली जब वह 6ठी मंजिल पार करके 7वीं मंजिल के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। इस जगह तक पहुंचने में उन्हें पूरे 2 हफ्तों से अधिक समय लग चुका था। अन्य अन्वेषक इस अविश्वसनीय गति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते, लेकिन रुद्रप्रताप खुद विशेष प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि यह तो केवल एक और भी खतरनाक यात्रा की शुरुआत मात्र है। उन्होंने एक गड्ढे की ओर कदम बढ़ाया जो एक दानव के मुंह जैसा लग रहा था, जो चौड़ा खुला था। फिर उन्होंने 7वीं मंजिल के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। यहाँ तक कि एक भूल भुलैया शिशु जैसे वे भी इस भारी अंधकार और दबाव में मुश्किल से मार्गदर्शन कर सकते थे। यही वह मार्ग था जो 6ठी मंजिल से 7वीं मंजिल को जोड़ता था और जिसने रुद्रप्रताप का स्वागत किया। हुप। रुद्रप्रताप ने पूरी तरह से अंधकार में गलियारे में कदम रखा और 7वीं मंजिल में प्रवेश किया। उसी क्षण उन्होंने अनायास ही गहरी सांस ली, क्योंकि हवा में फैलती खून की तीव्र गंध उनके नथुनों तक पहुंच गई। टिप्पणी: कहानी में चॉकलेट और बीस्ट फोक की सहनशीलता का ये हिस्सा इस संस्करण में सुरक्षित रखा गया है। असली बिल्ली के लिए चॉकलेट विषाक्त होती है, लेकिन कहानी में बीस्ट फोक के लिए इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं है।